ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ तो भी देखा था। क्या देखा था ये? हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस करती है, किस तरीके से, यानी क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट के पास ये काम करने के लिए। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में देखा था कि रिसेशन में क्या करेंगे और इन्फ्लेशन में क्या करेंगे। दो तरह की सिचुएशन रहती है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्सेस, पब्लिक डेप्ट और बजट। ये चार चीज़ देखा था। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ हम आ रहे हैं। पॉलिसी बनाना है सीधा हमको। कौन सी? टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, यानी फिस्कल पॉलिसी कितने टाइप की है। तो दो टाइप की रहती है, सिंपल। एक है आपकी एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शनरी। ठीक है। एक्सपांशनरी पॉलिसी बनानी है तो एक्सपांशनरी पॉलिसी कब बनाएंगे? रिसेशन के टाइम पे कि इन्फ्लेशन के टाइम पे? सीधी सी बात है सर, अभी पहले ही रिसेशन है तो हमको एक्सपांड करना है, बढ़ाना है, तो एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाएंगे रिसेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग रिसेशन। ड्यूरिंग रिसेशन ये करना पड़ेगा। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी, फिर इन्फ्लेशन ज्यादा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। दैट मीन्स दिस पॉलिसी विल बी अप्लाइड ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। चलो अब मेरे पहले एक दो चीज का जवाब दे दो। इन्फ्लेशन के पहले बात करते हैं रिसेशन के टाइम। हम एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना, तो ये पॉलिसी तब लगाते हैं जब इकोनॉमी में ऑलरेडी रिसेशन है। तो इकोनॉमी में रिसेशन होने का मतलब क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक सेकंड ना, लिख लेते हैं। पहला, लोगों के पास क्या नहीं है? लो डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, लो डिस्पोजेबल इनकम। सप्लाई ज्यादा है। एक सेकेंड, सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस। ये सप्लाई और डिमांड की जगह मैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड बोलूंगा, क्योंकि हमको पूरे इकोनॉमी की बात करनी है, तो इसलिए एग्रीगेट्स वर्ड यूज करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई इज मोर, एग्रीगेट डिमांड इज लेस। और क्या होता है? प्राइसेस कम रहते। बिल्कुल सही है। जब सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्राइस भी कम ही रहेंगे, क्योंकि रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन तो है नहीं। प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर लो। और क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, खाली पड़े रहते, कुछ लोग बैठे रहते हैं। वाह, बहुत सही बोल रहे हैं आज। क्या खा के आए आज? अनएम्प्लॉयमेंट। और जितना बोला एकदम करेक्ट, यानी एकदम करेक्ट है। टैक्सेस कम रहते हैं कि करना पड़ेगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा वो नहीं पूछ रहा, क्या रहता है। मतलब अभी आपको बीमारी बता रहा, इलाज फिर आप बताना बीमारी ये है। क्या बोले? टैक्स कलेक्शन कम से हमको क्या करना है? हमको इकोनॉमी की बात करना है, गवर्नमेंट की इनकम की बात नहीं करना है। गवर्नमेंट की क्या इनकम हो रही, क्या, उसकी बात हम नहीं करेंगे। हम इकोनॉमी में क्या हो रहा है उसकी बात करेंगे। इकोनॉमी चीज अलग है, गवर्नमेंट चीज अलग है। गवर्नमेंट इकोनॉमी को चलाने वाली चीज है। ठीक है। और कुछ होता है? बोल सकते हो बैंक इंटरेस्ट रेट में फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो तो आरबीआई के हाथ में है। अगर आरबीआई ने कुछ नहीं किया, आरबीआई मेजर्स लेंगी, लेकिन एक्चुअली वो पता है इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे हम। वो अगला जो चैप्टर है ना, मनी नाम का चैप्टर है अगला आपका, नीड फॉर मनी, मनी मार्केट दिख रहा, तीसरा चैप्टर, उसमें ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए उसको साइड रख दो। और कुछ लगता है इन्फ्लेशन में इसके अलावा कुछ होता होगा? सॉरी, रिसेशन में, ड्यूरिंग रिसेशन। हाँ, और ये तो समझ ही जाओगे इन्फ्लेशन में इसका उल्टा होता है। बराबर है? जो लोग लेटा है सुन लो। अभी हमने क्या पढ़ा? हम ये सिर्फ ये कुछ नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक। मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया कि दो तरह की फिस्कल पॉलिसी हमको देखनी है। एक हमको देखनी है एक्सपांशनरी पॉलिसी, एक हमको देखनी है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। एक्सपांशन मतलब बढ़ाना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम करना। तो हम एक्सपांशनरी पॉलिसी कब लगाएंगे? ड्यूरिंग रिसेशन। जब इकोनॉमी में रिसेशन है तब हम ये वाली पॉलिसी लगाएंगे। तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब लगाएंगे? ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, बस इतनी बात हमने अभी पढ़ी है। चलिए अब हमको स्टार्ट करना है एक्सपांशनरी से। मतलब इकोनॉमी में क्या चल रहा है? रिसेशन। Just imagine there is a recession in the economy and you are the finance minister.
अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा ही समझो, ठीक है। आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता है और इकोनॉमी में हैवी रिसेशन है या रिसेशन में चल रही है, तो आपके सामने ये सारे मुद्दे आते हैं। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड उसके मुकाबले बहुत कम है। ये ए मतलब एग्रीगेट होता है, ठीक है। प्राइजेस ऑफ गुड्स आर लो, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है इकोनॉमी में, यानी लेबर खाली बैठे हैं, बराबर है। ये सारी चीज़ें रिसेशन में होती है कि नहीं होती? होती है। अच्छा, ये तो आपने देख लिया, इसको ठीक करने का इलाज बताओ। एक 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 एक, एक। लो डिस्पोजेबल इनकम कैसे ठीक करोगे? ट्रांसफर पेमेंट्स दो और टैक्स कम करो, टैक्स लो करना पड़ेगा, और सब्सिडी ट्रांसफर पेमेंट में ही आ गई बेटा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो वो लो डिस्पोजेबल इनकम में क्यों? वो तो यहां पे करो ना। एग्रीगेट डिमांड इज लेस, डिमांड इकोनॉमी कम कर रही, तो एक काम करो, गवर्नमेंट खर्चा करना स्टार्ट कर दो। अगर गवर्नमेंट खर्चा करेंगी तो गवर्नमेंट भी डिमांड करेंगी ना। तो एग्रीगेट डिमांड कम है, तो एक काम करो, गवर्नमेंट डिमांड बढ़ाएंगे, मतलब गवर्नमेंट अपनी अपनी डिमांड निकालेंगी। डिमांड निकालना मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना, तो उससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो कुछ तो डिमांड आएगी मार्केट में। यहाँ पे लिखते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी इंक्रीज्ड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो ज्यादा सप्लाई है ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों का काम कर लेगा, बराबर है। हाँ हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट तो होना ही है भैया। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगा भैया? गवर्नमेंट डिमांड बढ़ेंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेंगी, तो बिजनेस वाले क्या करेंगे? इनको काम पे रखेंगे, आ जाओ काम पे रखेंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा, बराबर है। इसका क्या होगा ये बताओ? ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये अभी प्रूव कर दूंगा मैं आपको, पक्का नहीं होगा। बस यही रोकना था मुझे। बताओ इसका क्या होगा? इसी, हाँ, मिनिमम प्राइस, हाँ बोल सकते हैं आप, लेकिन थोड़ी देर के लिए। आपने सही बोला, अपन ने अभी पढ़े भी थे। ऐसा इमेजिन करो कि मिनिमम प्राइस रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना है, उसके अलावा कुछ करना है, तो क्या करेंगे वो छोड़ के बताओ। अभी हम वही चीज पढ़ने वाले हैं। प्राइस लो ही रह जाता है, जब तक उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं करे तब तक प्राइस बढ़ता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और कुछ कर सकते हैं? फिर से इंसेंटिव देने से क्या होगा? हाँ, डिमांड बढ़ानी है। ये एग्रीगेट डिमांड आपने बढ़ाई जो है, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के कारण बढ़ी है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बढ़ने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, आपको और एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको कुछ इंसेंटिव देना पड़ेगा। किसको? कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भैया आओ, ले हमारे प्रोडक्ट्स ले। स्कीम चलाते ना कई लोग डिमांड बढ़ने के लिए। क्यों चलाते स्कीम? ताकि लोग ज्यादा खरीदी करें। अरे बाय 2 गेट 1 फ्री, ऐसा नहीं बोलते क्या? तो आपको मजबूर कर रहे 2 खरीदने के लिए, और तीसरा जबरदस्ती आप पसंद करते हो। ऐसा होता कि नहीं होता? तो ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। ये सब देखिए, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने से डिमांड बढ़ती है, ये सबसे तो बढ़ती है, लेकिन फिर भी एग्रीगेट डिमांड अगर फुलफिल नहीं होती है तो आपको ये जो इंसेंटिव स्कीम्स बोलते हैं ये चला के एग्रीगेट डिमांड कर्व को बढ़ाना पड़ेगा। आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये रहता है आपका डिमांड कर्व और ये रहता है सप्लाई कर्व। अगर डिमांड बढ़ानी है तो राइटवर्ड शिफ्ट टू द डिमांड कर्व, मतलब ये यहाँ पे ये D1 यानी जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज इन सप्लाई कहाँ होता है? इधर की इधर, इधर नीचे, ये हो गया इंक्रीज इन सप्लाई। तो पहले आप ये देखिए, इसको S1 बोल देता हूं, ठीक है, और इसको S और S बोलता हूं, इसको D और D बोलता हूं। ओरिजिनल डिमांड क्या था? और ये D। ओरिजिनल सप्लाई क्या था? ये और ये। इंटरेक्शन कहां हो रहा है इन दोनों का? ये यहां पे। दैट मीन्स दिस वॉज द क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस वॉज द प्राइस। यस और नो? ठीक है। अब नया सप्लाई कर दिस, नया डिमांड कर दिस। ये देख लो, क्वांटिटी बढ़ी लेकिन लो प्राइसेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। देख लो अभी भी दिख रहा क्या? पहले भी क्यू क्वांटिटी पे प्राइस P ही था,
Q1 क्वांटिटी पे भी प्राइस पी है, और ये भी एक प्रॉब्लम है ना, प्राइसेस ऑफ गुड्स और लो, एकदम हम कम कर सकते क्या गुड्स के प्राइस? क्योंकि जो बेचारा गुड्स बना रहा है, फार्मर है या जो लेबर है, अगर प्राइसेस नहीं मिलेंगे तो अपना घर कैसे चलाएंगा? तो हमेशा एकदम सस्ता बेचना भी ठीक नहीं रहता इकोनॉमी के लिए, एकदम महंगा भी ठीक नहीं रहता, लेकिन एकदम सस्ता भी ठीक नहीं है ना। ये देख लो, रिसेशन में भी वही प्राइस था, इन्फ्लेशन में भी वही प्राइस है, तो ये गलत है कि नहीं है? तो अब इसको कैसे हटाना? तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? उन्होंने बोला डिमांड और बढ़ाना पड़ेगा, सप्लाई तो तुमने बढ़ाई, सप्लाई तो बढ़ी हुई थी, डिमांड और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बनाया ना हमने डीडी कर्व, ये कहा ओरिजिनल सप्लाई, ये देखो यहाँ पे कहीं तो भी आए, ऐसे एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये ऐसा कहीं तो भी जाएगा और ये वाला प्राइस बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज बताऊं, अगर इन दोनों को एक लाइन यहाँ से ड्रॉ की जाती है, इसको LAS बोलते हैं, इसको SAS बोलते हैं। LAS मतलब लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, और इसको बोलते हैं शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई। कभी तो भी सुना होगा, ठीक है, अभी वो सुना वो जाने दो, फिर से पढ़ेंगे हम नया। मेरा कहना ये है, सप्लाई शॉर्ट रन में बढ़ाई जा सकती है, लॉन्ग रन में सप्लाई कांस्टेंट रहती है। मानते हैं कि नहीं मानते? आई रिपीट, अगर आपको टेम्पररी 2-3 महीने के लिए कुछ करना है, रिसेश 2, 3, 4, 6 महीना, तो शॉर्ट रन में तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में आप सप्लाई बिना कैपिटल एक्सपेंडिचर किए, बिना फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, परमानेंट सॉल्यूशन करे बिना आप सप्लाई बढ़ा सकते क्या? फॉर एग्जाम्पल, स्वीट्स का सीजन कब रहता है मिठाई का? दिवाली के टाइम पे। दिवाली के टाइम पे आप क्या करते हो? मतलब आप यानी जस्ट इमेजिन यू आर अ स्वीट सेलर, मतलब आप सॉरी मिठाई बेचने वाले हो, आप क्या करोगे? डिमांड ज्यादा रहेंगी तो आप क्या करोगे? सप्लाई बढ़ाते हो। कैसे बढ़ाते हो? लॉन्ग रन के लिए बढ़ाते थे क्या वो सप्लाई? नई जगह खरीदते, नई मशीन लगाते? नहीं, हम ओवर टाइम कराना स्टार्ट करते, दिन भर फैक्ट्री भी चालू, रात भर भी चालू, एक आध महीना चलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? बंद कर देंगे। तो आपने शॉर्ट रन में बढ़ाई कि लॉन्ग रन में बढ़ाई? शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में बढ़ा दिया ना सप्लाई, तो लॉन्ग रन में तो जितनी आपकी पहले थी उतनी ही रहेंगी। यस और नो? जितना आपका साल भर काम चलता है उतना ही रहेगा, सिर्फ ये 1 महीने के लिए आप शॉर्ट रन बढ़ाते हो। तो ऐसा कई प्रोडक्ट्स में होता है, टेम्पररी स्टिमुलस डालने के लिए, स्टिमुलेशन बोलते हैं ना, टेम्पररी झटका देने के हिसाब से हम लोग शॉर्ट रन में सप्लाई बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर को ज्यादा दे देंगे वेजेस, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, फिर वो 1 महीने बाद जब जैसी दिवाली आ जाती है, लेबर छुट्टी लेता कि नहीं आराम से 10 दिन की? क्यों? बस हो गया साहब, बहुत काम करा लिया आपने। यस और नो? जाता ही नहीं छुट्टी के ऊपर। दैट मीन्स सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड इन शॉर्ट रन, बट लॉन्ग रन में अगर आपको सप्लाई बढ़ानी है तो आपको बहुत यानी फिक्स्ड एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और उसको टाइम लगेगा, 1, 2, 3 साल लग सकते हैं। आप बोले 1 दिन में चलो बढ़ा दो, नहीं, 1 दिन में सप्लाई बढ़ती है, लेकिन वो शॉर्ट रन कहलाती है, लॉन्ग रन नहीं कहलाती। अब एक ग्राफ बनाते हैं, पहले एक काम करते, थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर ग्राफ पॉइंट पे आएंगे, ठीक है? चलो। प्रोड्यूसर स्टॉक होल्ड करके रखेगा, क्यों? किसके लिए? उसको तो होल्डिंग बोलते हैं, वो तो तब होता है जब इन्फ्लेशन होता है। देखो, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और आपको बढ़ता ट्रेंड दिख रहा है, और आप मान लो प्रोड्यूसर हो, तो आप होल्ड करोगे, यार आज 100 होगा, कल 110 होगा, रुकता हूं और रुकता हूं। लेकिन चीजों के दाम कम हो रहे हैं, हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी में दाम कम होते जा रहे हैं, आज 80 है, कल 70 होगा, तो आप क्या करोगे? यार आज ही बेच दो, एक काम करो, होल्ड करके क्या करोगे? और भाव कम हो गया तो? हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो आगे पढ़ने वाले, हम वो होल्ड करके रखेगा, वो सारी प्रॉब्लम्स हम पढ़ने वाले, ठीक है? उसमें भी गवर्नमेंट स्टॉक लिमिट लगाती है, बहुत कुछ करती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ये जितना मैंने बोला ये सब यहाँ छाप के दिया हुआ है। इसके बाद हम आएंगे एक ग्राफ पे, बहुत ही सिंपल प्यारा सा ग्राफ है, एकदम सिंपल, ठीक है? चलिए पहले देखते हैं रिसेशन। रिसेशन अकर्स व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइंस। बराबर है? रिसेशन कब होता है? व्हेन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइंस, दैट इज इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट्स। If the economy experiences a fall in aggregate demand during recession, it is said to be demand
डेफिशिएंट रिसेशन, अंडरलाइन करो, हमको यही पढ़ना है कि ये जो रिसेशन है कौन सा रिसेशन है, डिमांड डेफिशिएंट। मतलब इस रिसेशन, ये जो रिसेशन हुआ है क्यों, किस कारण से हुआ है, डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में और सप्लाई सप्लाई, ठीक है, अंडरलाइन करो उस चीज को। ड्यू टू दिस, अब इसके कारण होगा क्या, जो हमारा रियल जीडीपी है डिक्लाइंस एंड देयरफॉर लेसर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड। टू ओवरकम फ्रॉम सच सिचुएशन गवर्नमेंट कैन रिजॉर्ट टू एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसीज। अब एक्सपांशनरी पॉलिसी कैसी रहती है, दीज आर डिजाइन्ड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल और व्हेन देयर इज एन एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन। या तो बिजनेस साइकिल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है या ऐसा एक प्रिडिक्शन है कि बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप की पॉलिसीज लगाएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्यों, कैसे करते ये, दिस इज अकम्पलिश्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिमांड थ्रू एन इंक्रीज इन ऑल टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग और अ डिक्रीज इन टैक्सेस। ये अभी आप लोगों ने बताया, टैक्स भी कम करेंगे और गवर्नमेंट का खर्चा भी बढ़ाएंगे ताकि डिमांड मार्केट में आए, डिमांड और बढ़े। वी में टेक्निकली रिफर टू दिस पॉलिसी मेजर अ क्लोज रिसेशनरी गैप। छोटी सी रिसेशनरी गैप है नॉर्मल में, और देखिए नॉर्मल इकोनॉमी कैसी रहती है, यहां पे समझ लीजिए नॉर्मल प्रोडक्शन ये क्वांटिटी लेवल पे है और अभी यहां चल रहा है, मतलब कम चल रहा है, तो इसको जो गैप बोलते हैं ना, इसको रिसेशनरी गैप बोलते हैं। और नॉर्मल इधर है और उससे थोड़ा आगे चली गई, तो इसको जो गैप बोलते हैं ना, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। मतलब नॉर्मल है, उससे ज्यादा चली गई तो इन्फ्लेशन है, तो जो जितने गैप से है उसको इन्फ्लेशनरी गैप, और जितना कम है तो जितने से कम है उसको रिसेशनरी गैप, बस और कोई नहीं है। ये टर्म का मतलब सिर्फ वही है, ठीक है। इसके बाद अ रिसेशनरी गैप इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्शनरी गैप। इट इज सेड टू एग्जिस्ट if the existing level of aggregate production is less than what would be produced with full employment of resources। हमने अभी बोला सर अनएम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई इज मोर, अनएम्प्लॉयमेंट है, सप्लाई इज मोर, यानी और सप्लाई कर सकते हैं लोगों को एम्प्लॉय करके हम। देखिए रिसेशन के टाइम पे ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट है, आप बोल रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब लोग खाली बैठे हैं, लोग खाली बैठे तो क्या आप और फैक्टर्स को हायर करके और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो कि नहीं बढ़ा सकते। दैट मीन्स जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उससे कम लेवल पे हम चल रहे हैं, या रादर मैं ऐसा बोलूं जितना प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी है उससे कम लेवल पे हम चल रहे हैं रिसेशन पे। क्यों चल रहे हैं ऐसा, क्योंकि सर जितना हम बना रहे हैं उसकी भी डिमांड नहीं है, जितना हम बना रहे तो उसकी भी डिमांड नहीं है, तो हम और बनाएंगे कि कहीं रुकेंगे, रुकेंगे ना, या कम करेंगे कि नहीं प्रोडक्शन, बिल्कुल कम करेंगे। In other words, recessionary gap occurs when the aggregate demand is not sufficient to create conditions of full employment। यानी उतनी डिमांड है नहीं कि हम पूरे लोगों को हायर करके अपना काम कर सके, यानी there is unemployment in the economy। Now the question is, how do changes in government expenditure and taxes eliminate the recessionary gap? हमको सिर्फ ये दो चीजों को चेंज करने से रिसेशनरी गैप को हटाना है। सी प्लस एस प्लस सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये अपन ने पढ़ा था। तो जी क्या करता है, जी के आने से क्या होता है, गवर्नमेंट के आने से क्या होता है, या तो गवर्नमेंट खर्चा करेंगी और इकोनॉमी में टैक्सेशन भी आ जाएगा, एक हाथ से देंगी एक हाथ से लेंगी, ठीक है, उस बात हमको करनी है। अब ये केन्जियन नाम का आदमी था, मालूम होगा आपको, केन्स पॉलिसी हमने पढ़ी थी, ये इसके बारे में कुछ बोलता है और कुछ एक और इकोनॉमिस्ट कुछ और बोलते हैं, लेकिन दोनों की बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है। केन्स जो बोलता है उस बात अलग है और कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं वो बात अलग है। वो कॉन्ट्राडिक्शन हमको याद दिखेगा, कौन सा सही है हम पढ़ के देखते हैं, ठीक है, जो आपको सही लगे वो सही मान लेंगे, ठीक है, सिंपल है, वैसे समझ जाओगे। वी शैल नाउ लुक इनटू केन्सियन आर्ग्यूमेंट फॉर कॉम्बैटिंग रिसेशन यूजिंग एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। केन्स का क्या कहना है, वो बोलते हैं व्हेन द एग्रीगेट डिमांड, that is economy's appetite for buying goods and services falls short of aggregate supply, that means supply ज़्यादा है demand कम है, अगर ऐसा होता है तो it results in unemployment of resources especially labor। सही बात बोल रहे क्या ये? इकोनॉमी में सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, क्योंकि जितना बना रहे वो बिक ही नहीं रहा, पड़ा है आइडल,
तो एक समय तो मैं बनाना बंद करूंगा, बनाना बंद करूंगा तो लेबर को बुलाऊंगा कि फैक्ट्री में, नहीं जो वेजेस पे है डेली वेजेस पे उनको बोलूंगा मत आना, तो खाली बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? दैट मीन्स इट रिजल्ट्स इन व्हाट? इट रिजल्ट्स इन अनएम्प्लॉयमेंट। सही बोला इसने केस ने इतना। चलिए अब ऐसे केस में क्या होगा, किसको इंटरवीन करना है हमारे को? गवर्नमेंट को इंटरवीन कराना है। इन दैट केस गवर्नमेंट इंटरवीन्स थ्रू एन एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेंगी? एक एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी लाएंगी। द फॉलोइंग फिगर इलुस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब ये फिगर के अंदर सब कुछ दिया है और ये फिगर का एक्सप्लेनेशन ये नीचे दिया हुआ है। देखो इतना बड़ा जो एक्सप्लेनेशन है ना ये फिगर का है, इतना बड़ा, यानी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, बस इतना ही, आगे तो दूसरी चीजें हैं। चलिए पहले आपको फिगर, हम फिगर सॉल्व करते हैं, मैं समय ही समझा देता हूँ, पढ़ने से एकदम क्लियर नहीं होगा, ठीक है? ड्रॉ करते हैं। या आप ऐसे ड्रॉ करते हो, यहाँ पे हम लिखते हैं इनकम, या जीडीपी लिख दो, या नेशनल इनकम लिख दो, जो आपकी इच्छा है कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे हम लिखते हैं वही हमारा प्राइस। मैं एक अजम्पशन बोलो या फैक्ट बोलो, लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रहेगी, प्राइस का उस पर असर नहीं होगा, ये आपको बताया था, ठीक है? तो मैं लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को कांस्टेंट रख रहा हूं, ठीक है? कितना भी प्राइस कम ज्यादा हो, ये जो लाइन है ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है? इसको अगर आपको बढ़ाना है, या तो इधर करना है, या कम तो नहीं होती, इधर करना है, तो आपको 3-4 साल लगेंगे, बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूं, ये शॉर्ट रन की बात करते हैं हम। ये LAS, इसको क्या बोलते हैं? LAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, बराबर है, ठीक है? कोई डाउट है ये लाइन में? पहले बताओ, एनीबडी? सर क्यों सीधी रखे? किसी को कोई डाउट है? सीधी हमने इसलिए रखे कि ये प्राइस लेवल है, कितना भी मेरा प्राइस चेंज हो सप्लाई उतना ही रहेगा। कब? लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन मतलब 4-5 साल के हिसाब से। और अगर इसको मुझे बढ़ाना है तो मुझे बहुत सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, यानी प्रोड्यूसर को करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के करने से नहीं होगा, ठीक है? हम यहाँ क्या देख रहे हैं? गवर्नमेंट क्या करेंगे। आई बात समझ में? बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? तो आगे चलूं? पक्का चलूं क्या? इससे आगे बढ़ू कि नहीं? समझा ये कि नहीं समझा? पहले ये बताओ, जब तक सब लोग नहीं बोलते बढ़ता ही नहीं आ जाएगा। नहीं समझा? वो देखो उनको नहीं समझा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, लॉन्ग रन मतलब टोटल सप्लाई लॉन्ग रन के अंदर कैसी रहेंगी? तो लॉन्ग रन में कांस्टेंट रहेंगी कि चेंज होती रहेंगी? चेंज होती रहेंगी। कैसे? अच्छा, लॉन्ग रन में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप करोगे कि गवर्नमेंट करेंगी? आप प्रोड्यूसर हो, आपको अगर अपनी सप्लाई बढ़ानी है लॉन्ग रन में तो आपको नई प्रोडक्शन कैपेसिटी डालनी पड़ेगी। टेम्पररी बढ़ानी है तो 4-5 नए ज्यादा वर्कर रख लो, ओवर टाइम कर लो, काम हो जाएगा, 1-2-3 महीने की बात है तो। और अगर हमेशा के लिए बढ़ाना है तो नई जगह देखनी पड़ेगी, नई मशीन लगानी पड़ेगी, बैंक से लोन लेना पड़ेगा, नए हमेशा परमानेंट वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे। तो ये सब 2-4 महीने में हो जाएगा क्या? 2-4 साल लगेंगे, 1-2-3 साल लगेंगे। तो ये क्या हो गया? लॉन्ग रन। अगर आप ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करते हो तो आप लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ा सकते क्या? नहीं, सिर्फ शॉर्ट रन में बढ़ा सकते हैं ओवर टाइम करवा के। ओवर टाइम रोज करा सकते क्या किसी से? नहीं, ज्यादा महीना भर करा लोगे। तो इसीलिए मैं पकड़ रहा हूं कि लॉन्ग रन में सप्लाई कांस्टेंट है, पहला कारण। दूसरा कारण ये है, यहां मैं जो चेंजेस करने वाला हूं ना डिमांड सप्लाई में, ये सिर्फ गवर्नमेंट के कारण हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट आपकी सप्लाई थोड़ी बढ़ाने वाली है, वो सप्लाई तो आप ही को बढ़ाना पड़ेगा ना। आई बात समझ में? समझा सबको? नहीं तो राम सीता कौन है वो ही नहीं पता है। सर ये लाइन क्यों स्ट्रेट मारी, इसका बहुत रेलेवेंस है। ये बार बार बंद हो रहा। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम डिमांड कर्व बनाएंगे और सप्लाई कर्व बनाएंगे। चलो बताओ, इकोनॉमी में सप्लाई ज्यादा है कि डिमांड ज्यादा है? सप्लाई ज्यादा। रिसेशन में चल रहे हैं, सप्लाई ज्यादा है और क्या कम है? डिमांड बहुत कम है। चलिए ठीक है, पहले बनाता हूं मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये है मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व नंबर 1। ये इकोनॉमी के अंदर अभी हालत है, मतलब डिमांड कम है। और ये बनाता हूं मैं सप्लाई कर्व। एक सेकेंड,
ये बन गया मेरा शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व नंबर 1, बराबर है? दिख रहा क्या? एक सेकंड, अब देखो कौन से इसके ऊपर आप चल रहे हो अभी प्रेजेंटली, इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। दिख रहा क्या? ये हो गया इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। इसको मैं y बोल देता हूं, यहां नीचे मैं y लिख देता हूं। y मतलब आपकी इनकम, यानी ये इनकम लेवल के ऊपर अभी हम लोग चल रहे हैं। तो बेटा प्राइस क्या हुआ फिर आपका? दिस इज माई प्राइस लेवल, हा कि ना? दिस इज माई प्राइस लेवल। चलिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है बताओ? डिमांड बढ़ानी है, ठीक है। ये ओरिजिनल डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको डिमांड अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाएंगे? इस कर्व को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किधर? राइटवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व, ठीक है। सप्लाई कर्व थोड़ा नीचे हो गया, सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। एक सेकेंड, 2 सेकेंड। हाँ, दिस इज माई लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई LAS, ठीक है। सबसे पहले मैं बनाता हूं एग्रीगेट डिमांड कर्व, बातें मत करो। एग्रीगेट डिमांड कर्व नंबर 1 और सप्लाई कर्व बनाता हूं मैं ये यहां से SAS1। अब ध्यान दो, ओ ध्यान दो, ये एग्रीगेट डिमांड है, सुन रहे क्या? ये एग्रीगेट डिमांड 1 मतलब ये सिचुएशन है इकोनॉमी में। सिचुएशन क्या है सर? लॉन्ग रन में हमारी एग्रीगेट सप्लाई कितनी है? इस लेवल पे है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ये सप्लाई, ये डिमांड, इसका इंटरसेक्शन हो रहा है यहां पे। यानी हम लोग कहां चल रहे हैं? इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं और इस प्राइस के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। ये है सिचुएशन जो अभी है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? रिसेशन। और रिसेशनरी गैप कैसे निकलेंगी बताओ? ये दोनों का जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं y माइनस y1। ये है आपका रिसेशनरी गैप, क्योंकि लॉन्ग रन में कितना चाहिए? ये इतना, और इससे कम है, यानी आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हो, तो ये गैप को क्या बोलते हैं? रिसेशनरी गैप। ऐसा ही यहां पे अगर कुछ होता है तो इस गैप को क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशनरी गैप। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी सिर्फ रिसेशनरी गैप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये रिसेशनरी गैप है, ये हटाना है कि नहीं हटाना है? हाँ, तो ये हटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, बोलो? डिमांड बढ़ाएंगे। यस, वी हैव टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। तो डिमांड कर बढ़ाना है तो किधर? इधर जाऊं कि नीचे जाऊं? राइटवर्ड्स, शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स टूवर्ड्स राइट। कलर ही बदल देता हूं, ये लो, ये नया डिमांड कर्व, सॉरी, एग्रीगेट डिमांड कर्व 2, ठीक है। क्यों इसको टच करके लाया? इसको टच करके इसलिए लाया क्योंकि हमको यहां पे जाना है, बराबर है। इस हमको ये पॉइंट पे ऑपरेट करना है, ये हमारा रियल पॉइंट है। इससे आगे जाना चाहिए क्या हमने? इससे आगे जाएंगे तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, कौन सी? इन्फ्लेशन की। इसीलिए हम आगे जाना नहीं चाहते। हमको इतनी ही डिमांड बढ़ानी है कि हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई फुलफिल हो जाए, हाँ कि ना? बराबर है, चलो ठीक है। तो इस लेवल पे क्या हो जाएगा? थोड़े हमारे प्राइजेस भी बढ़ जाएंगे, और ये मेरा y जो है इसको मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ या P2 लिख देता हूँ, इसको Y2 लिख देता हूँ, ठीक है, एक ही बात है। चलिए अब क्या हो गया? ये डिमांड तो आपने बढ़ा दी, ये डिमांड को फुलफिल करने के लिए सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी? कि ये सप्लाई में काम हो जाएगा? बोलो, सोच के बताओ, बढ़ाऊं कि नहीं बढ़ाऊं? आप बोले वैसा करता हूं, बढ़ाऊं? बढ़ाने से क्या होगा? बढ़ाऊं कि नहीं पहले बताओ? नहीं, नहीं बढ़ाना चाहिए। चलो अब एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
ये जो शॉर्ट रन सप्लाई कर्व है, ये वाला पहला कर्व, एक सेकेंड, ये वाला, ये मैंने सबसे पहले ड्रॉ किया। ये सबसे पहले ड्रॉ मैंने किया था तो ये मेरी इनिशियल इकोनॉमी की सिचुएशन थी, लेकिन वो सिचुएशन में भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थी कि नहीं थी? यानी ये काम करने से क्या मेरी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व होंगी क्या? ये डिमांड बढ़ाने से हो रही क्या? नहीं हो रही। पक्का देख लो आप, ये जब इस पॉइंट पे मैं ऑपरेट कर रहा था या अभी भी इसी पॉइंट पे ऑपरेटेड हूं, तब मेरे रिसोर्सेस आइडल थे, देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, और सप्लाई बढ़ाने की पूरे चांसेस थे। मैं लो सप्लाई पे चल रहा था, ये अपन ने पढ़े ना अभी। सप्लाई इज मोर, डिमांड इज लेस, प्राइसेस आर लो एंड देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, हमने पढ़े थे अभी। तो इस केस के अंदर भी वैसा ही कुछ है, ठीक है। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दो, और कुछ पढ़ा रहा हूं वो एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। अभी केन्स ने क्या बोला था, अभी हमने देखा था ना, केन्स क्या बोल रहा है, देख लो केन्स क्या बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा। इसका कहना है when the aggregate demand falls short of aggregate supply, जो रियल में हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन थी, it result in unemployment of resources, स्पेशली लेबर। बराबर है? यानी आपने इस केस में सप्लाई कर बढ़ाया क्या? आपने तो सिर्फ डिमांड बढ़ाई, यानी जो एक्सेस सप्लाई थी, ओवर डिमांड, वो एब्जॉर्ब हुई है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का क्या, वो थोड़ी सॉल्व हुआ। वो सॉल्व कब होगा? जब तक आप सप्लाई नहीं बढ़ाते और प्रोडक्शन करना स्टार्ट नहीं करते, सारे रिसोर्सेज को हायर नहीं कर लेते, तब तक वो काम होगा क्या? नहीं होगा, खाली बैठे हैं, ठीक है। अभी भी नहीं बढ़ाता मैं, अभी ये क्या बोलता और देख लेते हैं। It is in that case government intervenes through an expansionary fiscal policy, यानी गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के दो कारण है, एक तो डिमांड बढ़ानी है, दूसरा रिसेशन से तो हटना ही है, साथ में लोग जो अनएम्प्लॉयड है उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलना चाहिए, ये भी गवर्नमेंट का कारण है। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएंगे तो गवर्नमेंट के जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, ट्रांसफर पेमेंट्स, वो बच जाएंगे। जो खाली बैठे रहते उनको अलाउंस देती ना गवर्नमेंट, तो वो भी बच जाएगा। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट टू इंटरवीन। तो ठीक है, चलो ये कैसे इंटरवीन करते हैं, अब एक बार ये पढ़ लो और उसको जाने दो बाकी, ठीक है। एक सेकंड, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। आप लोग एक काम करो, साथ में ग्राफ भी देखते जाओगे क्या? ये ग्राफ देखते जाओ और हम पढ़ते यहां से हैं, ठीक है। या एक काम करो, साइमल्टेनियसली दिखाता हूं, चलिए। रियल जीडीपी एट y1 लेवल लाइज बिलो द नेचुरल लेवल y2। ये y2 है, ये नेचुरल लेवल है लॉन्ग रन वाला, और रियल में अभी कितना चल रहा है जीडीपी? y1 चल रहा। क्यों y1 चल रहा? सर ये हमारी शॉर्ट रन सप्लाई है, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड नंबर 1 है, हम इस पॉइंट पे चल रहे हैं, इसलिए जीडीपी अभी कहां चल रहा है, या नेशनल इनकम कहां चल रही है? इस पॉइंट पे। बराबर है? हमको किस पे चलना है? y2 पे। ये हमारी गैप कौन सी हो गई? रिसेशनरी गैप। चलिए ठीक है, वही सब लिखा है यहाँ पे। देयर इज लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी। बराबर है? जितने एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए उतने एम्प्लॉयड है क्या? नहीं। देयर इज द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, कुछ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं दैट्स इन सच सिचुएशन, सच अ कंडीशन, flexibility of wages would cause wages to fall, resulting in reduction in cost। जब 100 लेबर बाहर बैठे हैं और मुझे 20-25 की जरूरत है, तो वो वेजेस बढ़ाएंगे कि वेजेस कम करने में काम करने को तैयार हो जाएंगे? बराबर है? और अगर 100 बाहर बैठे और मुझे 150 की जरूरत है, तो भाव खाएंगे, यानी वेजेस बढ़ेंगे। इस सिचुएशन में, रिसेशन में, वेजेस बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम हो। खाली बैठे हैं ना, मैं बोलूंगा 100 रुपए में काम करना है तो करो, तो कुछ तो आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? खाली बैठने से इज गुड व्हाट, कुछ तो भी काम करके 100 रुपए कमाना। यस और नो? अगर वेजेस कम होंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा कि बढ़ेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा? और मान लो मैंने अगर प्राइस नहीं कम किया, मैं प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड, प्राइस आर द सेम, दैट मीन्स प्रॉफिट मेरा बढ़ेगा कि कम होगा?
तो प्रॉफिट अगर किसी सप्लायर का बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ाना चाहेगा कि नहीं बढ़ाना चाहेगा? प्राइस में चेंज नहीं हुआ, प्राइस वही है, आपका लॉ ऑफ सप्लाई, प्राइस गोस अप सप्लाई गोस अप, उसको जाने दो थोड़ी देर के लिए। मैं ये कह रहा मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, क्यों बढ़ गया? मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, प्राइस जितने में पहले बिक रहा था उतने में ही बिक रहा है, यानी मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। प्रॉफिट बढ़ गया तो अगर किसी चीज में सप्लायर को ज्यादा मार्जिन होता है तो सप्लाई बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है? बढ़ाता है, यानी सप्लाई कर्व SAS1 से SAS2 के तरफ बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अभी रुको, अभी ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला, अपन ने केन्स ने थोड़ी बोला, देखते हैं वो क्या बोलता है। कॉन्सिक्वेंटली सप्लायर वुड इंक्रीज द सप्लाई। अच्छा, लॉन्ग रन में करेंगे क्या? ये टेम्पररी मिठाई का बिजनेस इमेजिन करो, टेम्पररी है। एंड द शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व SAS1 will shift to the right से SAS2 and bring the economy back to the level of full employment at Y2। ठीक है, देख लेते हैं इसने जैसा बोला, करके देखोगे शिफ्ट कहां पे? यहां पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये कर्व हो गया मेरा SAS2, सप्लाई बढ़ाई ना, इंक्रीज इन सप्लाई, जैसा बोला वैसा किया। अभी मैंने अभी कुछ नहीं किया, जो बोल रहा है वो कर रहा हूं। अब क्या हो रहा है इससे जरा देखना, अरे सुनो तो सही। अब इसके हो क्या रहा है, ये कर्व आने से क्या हो गया? अगर ओरिजिनल डिमांड की मैं बात करूं, ओरिजिनल तो यहां पे आ गए। सुन लो मेरी बात, अब एक चीज बताओ, थोड़ी देर के लिए डिमांड कर नहीं बढ़ा, इसको मैं हटा रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए हटा रहा हूं, इसको जाने दो। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया नहीं किया थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। इधर देखो, अब इसका क्या सीन आ रहा है। इकोनॉमी में डिमांड कितनी है? इकोनॉमी में प्रेजेंटली डिमांड कितनी है? AD1, नाम से बोलो ना, सबका नामकरण तो किया हुआ है। और प्रेजेंटली सप्लाई कितनी बढ़ाई? क्या आपका ये लेवल अचीव हो गया? ये लेवल अचीव हो गया ना, आपको तो ये लेवल पे चलना था, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है। प्राइस जो पहले P1 थे वो और कम हो गए, और वो कहां आ गए? P3। ये P2 हटा दो, P2 रहने दो, P3 पे आकर। क्या ये इंटेंशन था आपका? क्या गवर्नमेंट का ये इंटेंशन था? नहीं, गवर्नमेंट का तो इंटेंशन था कि प्राइसेस आर लो, दिस शुड बी इंक्रीज्ड एंड दिस रिसेशनरी गैप शुड ऑल्सो बी कवर्ड। ये दोनों इंटेंशन थे कि नहीं थे? ये देखो ना, आप ही लोगों ने बताया था यहाँ पे मुझे कि सर प्राइसेस भी लो है और सप्लाई भी बहुत ज्यादा है और डिमांड कम है, यानी डिमांड बढ़ाना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, प्लस प्राइसेस लो है, इसको भी बढ़ाना है। दोनों काम करना है कि नहीं करना है? ठीक है सर, चलिए एक बार और देख लेते हैं। अब ध्यान दो फिर से, इस केस के अंदर ये जो मैंने सप्लाई यहाँ पे बढ़ाया है, ये सप्लाई बढ़ने के कारण ये मेरा डिमांड Y2 पे वापस आ गया। एग्रीगेट डिमांड नहीं, सॉरी, नेशनल हेड का, लेकिन प्राइस कम हो गया। अब प्राइस कम हो गया, मुझे कौन सा प्राइस चाहिए? P1, P3 की P2? P2। अब ये सप्लाई शॉर्ट रन में क्यों बढ़ा दी भैया? सर डिमांड तो थी नहीं, फिर सप्लाई क्यों बढ़ाया? क्यों बढ़ाया? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन खाली बैठे थे, सस्ते में काम करने को तैयार थे, वेजेस कम हो गई, मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, इससे मैंने सप्लाई बढ़ा दी। तो ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई है, ये अगर मुझे एब्जॉर्ब करवानी है मार्केट में, तो मुझे प्राइस कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मान लो आप लोगों की 100 यूनिट की डिमांड है, आप सब लोग 100 यूनिट की डिमांड कर रहे हो और मैं 150 यूनिट, सॉरी 150 नहीं, 110 यूनिट ऑलरेडी बना रहा हूं, यानी ऑलरेडी सप्लाई इज मोर, और आप डिमांड कर रहे हो 100 यूनिट्स, लेकिन ये चीज की प्राइस है 10 रुपया जो आप डिमांड कर रहे हो, और ये पेरिशेबल कमोडिटी नहीं है, आप ज्यादा लेके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, एग्रीगेट डिमांड तो जो बढ़ाती है वो बात की बात है, अब यहां नहीं बढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ सप्लाई बढ़ा देता हूं और बढ़ा देता हूं, और सप्लाई और बढ़ाता भी हूं, प्लस वो 10 रुपए की चीज आपको 8 रुपए में देता हूं। आपका लॉ ऑफ डिमांड याद करो,
प्राइस गोज अप डिमांड गोज डाउन, बट व्हेन द प्राइस गोज डाउन डिमांड गोज अप, आप लोग क्या करोगे? चलो यार सस्ते में मिल रहा है, थोड़ा सा और खरीद लेते। यस और नो? टेम्पररी आएगा, परमानेंट नहीं आएगा। टेम्पररी स्टिमुलेशन आ जाएगा आपके सप्लाई बढ़ाने से, प्लस साथ में प्राइस कम करने से। तो देख लो भैया, इधर ध्यान दो, आपने सप्लाई बढ़ाया, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? ये सप्लाई बढ़ाया तो आप ये डिमांड लेवल पे आ गए। ये एग्रीगेट डिमांड 1 अभी भी यही है, डिमांड अभी भी वही है, लेकिन ये डिमांड बराबर y तक कब पहुंचेंगी? पहले डिमांड आपकी इस पॉइंट पे थी, ये बराबर रिसेशनरी गैप मिटेगा कब? जब आप प्राइस रिड्यूस करोगे तब। लोग सस्ते में दोगे तो लेंगे, और अगर आप बोलते नहीं हम तो यही प्राइस पे ऑपरेट करेंगे तो काम नहीं चलेगा। बराबर है? अब ये प्राइस कम होना, ये हमारा इंटेंशन था क्या? प्राइसेस आर ऑलरेडी लो इन द इकोनॉमी, और लो हो जाएंगे तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, हमको चाहिए ये प्राइस, दैट्स व्हाई वी हैव टू इंक्रीज द एग्रीगेट डिमांड। अब आप लोगों ने तो डिमांड कर ली 100 की, आप लोगों की उससे ज्यादा कैपेसिटी भी नहीं है, तो कौन इंटरवीन करेगा? गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। यानी बाहर से और 10 लोग आ गए जो डिमांड कर रहे हैं, बाहर से आने वही गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट की जब डिमांड निकलती है तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में निकलती है। अब ये जो एक्सेस सप्लाई आप कर रहे हो, ये एक्सेस सप्लाई, इसको एब्जॉर्ब कौन करेगा? आपका एग्रीगेट डिमांड 2, यानी ये एग्रीगेट डिमांड 2 कर्व। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? अगर यही प्राइस है, एक बार सिर्फ इसका इंटरसेक्शन देख लो, Y3, ये आपके नोट्स में नहीं है, बुक में भी नहीं है, मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं। इसका क्या होगा बच्चों? ये सिचुएशन, इज दिस सिचुएशन एडवाइजेबल? नो, इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, बिकॉज ये रिसेशनरी गैप को कम करने के चक्कर में हम इन्फ्लेशनरी गैप पे आ गए। बराबर है? एडवाइजेबल है नहीं। हमको कौन से पॉइंट पे ऑपरेट करना है? SAS 1 का और AD2 का इंटरसेक्शन इज द करेक्ट पॉइंट फॉर मी। कहां है इनका इंटरसेक्शन? सर ये यहां पे है। लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई यही रहने वाली है? हाँ। प्राइजेस हमको यही चाहिए थे? हाँ। हमको इनकम नेशनल यही चाहिए थी? हाँ। हमारे सारे रिसोर्सेस एम्प्लॉयड हो गए। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई यानी सारे रिसोर्सेस जितने भी अनएम्प्लॉयड थे वो भी एम्प्लॉयड हो गए। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे हाँ की ना, मैं हाँ हाँ बोल रहा, आप तो बोल ही नहीं रहे। हाँ चलिए, अब एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, ठीक है? मैं नहीं बोल रहा, कीन्स बोलता है, ठीक है? एक बार देखो। However, according to Keynes, wages are not flexible, not as flexible as was what the classical economists believed, and are sticky downward, meaning wages will not adjust rapidly to accommodate the unemployed. क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का कहना था लेबर खाली बैठने से अच्छा कम वेजेस में हमारे यहाँ आके काम करेगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है कीन्स। कीन्स बोलता नहीं, लेबर खाली बैठ जाएगा लेकिन कम वेजेस में अकोमोडेट नहीं करेगा। अब किसकी बात मानना चाहिए आपके हिसाब से? क्लासिकल की बात ज्यादा सही लग रही है। आप जस्ट इमेजिन करो भाई, आप भूखे हो 2 दिन से और कोई आपको रोटी लाके देता है, ठंडी रोटी है, तो आप नहीं गर्म ही होना ऐसा बोलोगे कि जो मिल रहा है वो खा लोगे? ऑब्वियसली जो मिल रहा है वो खा लोगे। तो वैसी बात क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं। कीन्स बोलता नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब देख तो देयरफॉर रिसेशन वंस सेट वुड परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर ये सप्लाई नहीं बढ़ेगी तो रिसेशन लंबे समय के लिए रहेगा। देखो ना, अगर मैं ये कर्व ड्रॉ ही नहीं करता हूं तो मैं तो यहीं पे रह जाऊंगा। यस और नो? तो यहीं पे रह जाऊंगा मैं तो इसका कहना है ये कर्व को मत ड्रॉ करो। किसका कहना है? कीन्स का कहना है आप सिर्फ डिमांड बढ़ाने का काम करो, ऐसा कीन्स का कहना है। क्या कहता है वो? ये कर्व मत ड्रॉ करो, डोंट ड्रॉ दिस कर्व, ओनली इंक्रीज द डिमांड, ओनली गवर्नमेंट शुड इंटरवीन। अगर ये कर्व ड्रॉ नहीं करते हैं, बिटा दूं चलेगा? ये कर्व ड्रॉ नहीं करते, किसके हिसाब से? कीन्स के हिसाब से, और सिर्फ डिमांड बढ़ाते हैं, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है क्या? हाँ होता है ना, ये देखो ना, हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो कीन्स के हिसाब से भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के हिसाब से भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो फिर ये इतना टाइम पास क्यों किया?
लिखा है आगे, देख लो, अभी तो एक्सप्लेनेशन है वैसे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड बाय इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन एडिक्वेट क्वांटिटीज एज अ कॉस्ट शिफ्ट इन द एग्रीगेट डिमांड कर्व टू राइट फ्रॉम AD1 टू AD2। ये देख लीजिए, ये गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व फ्रॉम AD1 टू AD2। ठीक है, आगे as a response to the shift in in aggregate demand, the output increases as the total demand in the economy increases. Firms respond to growing demand by producing more output. In order to increase their output in short run, firm must hire more workers. This has the effect of reducing unemployment in the economy. कीन्स का कहना है वो सस्ते में काम नहीं करेंगे, इसीलिए शॉर्ट रन में एग्रीगेट सप्लाई आपकी नहीं बढ़ेगी। आपकी सप्लाई तब बढ़ेगी जब आप ये एग्रीगेट डिमांड बढ़ाओ, और एग्रीगेट डिमांड आप बढ़ा दोगे गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से, तो अपने आप ये जो आपकी सप्लाई है ये एब्जॉर्ब हो जाएंगी। जो अभी आप यहां पे चल रहे थे ना, ये अपने आप आपकी सप्लाई यहां पे आ जाएंगी। यहां पे आने, ये इधर। तो इसका भी कहना सही है, क्या गलत है? अपना काम तो हो ही गया ना। देख लो, प्राइसेस बढ़ने थे, बढ़ गए, जितना हमको जाना था हम चले गए। लेकिन एक प्रॉब्लम, अगर आप शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाते हो तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, किसकी? इन्फ्लेशनरी गैप की। देख लो, बाकी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने तो बोला था इसको ड्रॉ करो, तो इसको ड्रॉ करने से अगर हम गलती से यहां पे पहुंच गए तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसीलिए सप्लाई बढ़ाओ ही मत, तो ये प्रॉब्लम ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। सिंपल, यहीं पे रहो चुपचाप, और लॉन्ग रन में भी यही बोल रहा है कि यहीं पे रहना है, तो आपका अपने आप प्राइस भी बढ़ रहा है और आपका ये इनकम भी, नेशनल इनकम भी, जीडीपी भी अपने आप बढ़ रहा है। तो आपको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ऐसा इसका कहना है। तो इसने भी कुछ गलत नहीं बोला। ठीक है, अब आगे वही लिखा हुआ है, ये y1 माइनस y2, इसको रिसेशनरी गैप बोलते हैं, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, अब दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आता है, कौन सा? अब गवर्नमेंट को खर्चा करना है। अ पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हियर, फ्रॉम वेयर विल द गवर्नमेंट फाइंड रिसोर्सेज टू इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर? गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आएंगे? गवर्नमेंट, आपने बोला ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ानी है, कौन बढ़ाएगा? गवर्नमेंट बढ़ाएंगी। गवर्नमेंट खर्चा करेंगे तो कैसे करेंगे? टैक्सेस बढ़ाएंगे। टैक्सेस अगर बढ़ा दिए तो एक साइड तो गवर्नमेंट की इनकम बढ़ेगी, लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, तो जाके वहां रह जाएंगे हम। एक साइड तो आप मटके में पानी भर रहे हो, दूसरे साइड से उसको फोड़ दिया, तो कभी मटका भरेगा क्या? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा। कहां से? एक्सटर्नल बोरोइंग को, क्योंकि पब्लिक से बोरोइंग करोगे तो फिर वही बात है, आप लोगों का पैसा ले रहे हो। एक्सटर्नल बोरोइंग को रिजॉर्ट करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, बजट भी पढ़ा था अपने, बजट एज ए इंस्ट्रूमेंट। कौन सा बजट बनाएंगे? यहाँ पे डेफिसिट बजट बनाना पड़ेगा, यानी नुकसान में चलना पड़ेगा, खर्चा ज्यादा इनकम कम, इस पॉइंट पे रिजॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और एक काम कर सकते हैं, मॉनिटाइजेशन ऑफ करेंसी, नए नोट छाप दो। नए नोट भी छाप सकते हैं, उसके बहुत सारे ड्रॉबैक भी है, लेकिन ये टाइम पे ये काम कर सकते हैं, नए नोट छापेंगे, गवर्नमेंट के पास आएंगे, बांट देंगे, सिंपल। We know that if the government resort to increase in tax, it is the self-defeating, as increased taxes will reduce the disposable income and therefore aggregate demand. The government should in such case go for a deficit budget which may be financed either through borrowing or through monetization. Monetization मतलब creation of additional money to finance the expenditure. Demonetization मतलब नोट बंद करना, monetization मतलब नोट और छापना। ठीक है, The former runs the risk of crowding out private spending. अब ये crowding out क्या होता है ये 5 मिनट बाद बताता हूं। ठीक है, चलिए, अब एक चीज और लिखी हुई है, It may be however noted that expansionary fiscal policy will be successful only if there is accommodative monetary policy. यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के साथ पैसा होना, मॉनेटरी पॉलिसी भी गवर्नमेंट की होना जरूरी है। नहीं तो डिमांड बढ़ा रहे और पैसा ही देने के लिए नहीं है, तो इकोनॉमी में स्टिमुलेशन कहां से आएगा? ठीक है, if the interest rate rises as a result of increased demand for money, but money supply does not rise, the private investment will be adversely affected. If interest rate remain unchanged, private investment will not be affected badly, and a rise in government expenditure will have full effect of national income and employment.
आई बात समझ में? चलिए, अब इसका एग्जैक्टली उल्टा है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एग्जैक्टली उल्टा। एग्जैक्टली उल्टा मतलब, एग्जैक्टली उल्टा मतलब एग्जैक्टली उल्टा। पहले कौन सी सिचुएशन में इकोनॉमी में है? इकोनॉमी में कौन सी सिचुएशन है भैया? उस केस में कौन सी थी? कॉन्ट्रैक्शनरी, सॉरी एक्सपांड एक्सप्लेन, क्या नाम था उसका, एक्सपांशनरी पॉलिसी जो हमने लगाई थी उस समय कौन सी थी? रिसेशन था, इसलिए एक्सपांशन किए थे। यहां कौन सी है? इन्फ्लेशन है, ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, मतलब हमको कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगानी है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई फिक्स रख दूं एज यूजुअल, जैसा उसमें था, एल ए एस। चलिए ठीक है, सप्लाई सबसे पहले एक सप्लाई कर बनाता हूं, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, SAS1। चलिए अब बताओ एग्रीगेट डिमांड एक बनाता हूं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या दिख रहा है आपको इकोनॉमी में? इन्फ्लेशन। सर ये देखो, ये रहा, इट इज द रियल लेवल एंड आई एम करेंटली ऑपरेटिंग एट दिस लेवल। प्राइजेस भी ज्यादा है, दिस इज माय प्राइस, P लिख देता हूं, ठीक है, या P1 लिख देता हूं, जो भी मेरी इच्छा। समझ आया कि नहीं आया? अरे ये समझा कि नहीं समझा? ये प्रेजेंट सिचुएशन है इकोनॉमी के अंदर, जिसके कारण मुझे दिख रहा है कि इन्फ्लेशन है मेरे इकोनॉमी में। क्या करना पड़ेगा? बोलो क्या करूं? डिमांड कम करूं कि बढ़ा दूं? सर कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो कम कैसे होता बेटा? ऊपर जाऊं नीचे जाऊं? ये हो गई मेरी एग्रीगेट डिमांड नंबर 2 लिखूं, 1 लिखूं? 2 लिख देता हूं, जान दो। 1 भी लिख सकते, 1 इसलिए आपके नोट्स में 1 इसलिए लिखा है उसने कि उसको पिछले वाले से कंपेयर करना है। पिछला वाला यानी जो अभी आपने पहले ग्राफ देखा ना, उससे कंपैरिजन करना है, इसीलिए लिखा उसने, ठीक है। चलो जैसा उसने लिखा वैसा लिख देते, अपना क्या जा रहा। चलिए अब आप क्या कर पा रहे हो? आप इस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हो, बराबर है। इस पॉइंट पे आपका प्राइस हो गया P2। क्या सप्लाई कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी कहना मान भी लेते हैं, नहीं करते, लेकिन नहीं करने से होगा क्या? आपके करने ना करने से कुछ नहीं होगा, ये सप्लाई अपने आप कम हो जाएंगी। पूछो कैसे? सर आप ऑलरेडी इन्फ्लेशन में चल रहे हो, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं सप्लाई करने के लिए? इतने। ये कौन सा लेवल है? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये समझ लेना। और आप बोलते हैं हम इस पे चलेंगे, कैसे? 100 एम्प्लॉय और 110 का काम कैसे होगा? शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में होगा क्या? लॉन्ग रन में तो ये सप्लाई भी आपको कम करनी पड़ेगी। मतलब सप्लाई कर इधर करूं कि इधर करूं? कम करना है ना। अरे भाई एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो सप्लाई कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर एग्रीगेट डिमांड कम हुई और मैंने सप्लाई कम नहीं किया तो पता है क्या होगा? रिसेशन में जा सकते हैं हम लोग। इसीलिए हम क्या करेंगे? और सप्लाई कम करेंगे। SAS2। अब बोलो, और बढ़ गया प्राइस? बढ़ गया ना? बढ़ा ना अगर इस पॉइंट पे ऑपरेट कर दे तो। व्हाट इज द आइडियल पॉइंट? व्हाट इज द आइडियल पॉइंट? ए, बी और सी। ए इज द करेक्ट आइडियल पॉइंट एंड बी इज शोज द इन्फ्लेशन और सी जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया। लेकिन हाँ,
लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट हो गया। दैट मीन्स सप्लाई कर्व को छेड़ के मतलब नहीं है हमारा ये डिमांड कर्व, डिमांड कम करने से गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से काम हो जाएगा। अब सप्लाई क्यों कम हो रही, वही क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के कहने के कारण। भाई अभी हमने क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की बात भी सुनी और कीन्स की बात भी सुनी, बराबर है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या कहना था फर्स्ट केस में कि लेबर खाली नहीं बैठेगा, कम वेजेस में काम कर देगा। तो हमारी सप्लाई बढ़ गई थी ये वाले ग्राफ में, ये हमने यहाँ सप्लाई बढ़ाई थी कि नहीं बढ़ाई थी, यहाँ कहीं तो भी चले गए थे ना, हम लोग आगे गए थे ना। तो वैसे ही जब उसको लेबर को ओवर टाइम आपने बहुत करा दिया तो फिर वो काम पे आएगा क्या। जस्ट इमेजिन लेबर आपके पास 100 है और आप उनसे ओवर टाइम करवा रहे हो, तो कितने दिन ओवर टाइम करेगा वो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद वो क्या करेगा, अब मैं काम पे नहीं आऊंगा सर, हो गया मेरा काम। दैट मीन्स अब अच्छा एक चीज और देखो, जो जितने भी अनस्किल्ड लेबर रहते हैं, आपने एक चीज देखी होंगी, अगर आप इनको सैलरी दे दो तो 1-2 दिन फिर छुट्टी मारते हैं। अनस्किल्ड लेबर जिनको अक्ल नहीं रहती, जो घरेलू काम करने वाले या हमाल टाइप लोग, 1-2 दिन छुट्टी, एक बार उनको पगार मिल गई या एडवांस अगर उठा के ले गए तो 2-3 दिन नहीं आएंगे। क्यों? बिकॉज ही वुड प्रिफर नॉट टू वर्क, ही वुड प्रिफर लेजर टाइम, खाली बैठना प्रेफर करेगा। और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे उसके, तो बराबर काम पे आ जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, ओवर टाइम चार्जेस डबल रहते हैं कि उतने ही रहते हैं? अगर आप 4 घंटे काम ओवर टाइम कराते हो तो आपको 8 घंटे के वेजेस देने पड़ते हैं, मालूम है आपको ये चीज। ओवर टाइम चार्जेस आर मोर, नाइट ड्यूटी के चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। अब देखो सिचुएशन इमेजिन करो, आप एक लेबर से 8 घंटे काम करा रहे हो और आप उसको 400 रुपए पे करते हो, ठीक है। और उसी दिन आप उसको बोलते 4 घंटे और काम कर ले, और आप बोलोगे 200 रुपए देता हूं, तो वो करेगा क्या, काय को काम करूं? वो बोलेगा कल आ जाऊंगा ना चुपचाप काम करने पे, जब पैसे इतने ही मिलने वाले। तो वो बोलेगा सर अगर आप 400 रुपए देते हो तो मैं और 4 घंटे काम करूंगा, ठीक है। आप बोलते ठीक है चल चलेगा। तो ऐसा आप चला रहे हो कब तक, 800 रुपए दे रहे हो उसको। आपने पहले दिन ये चलाया, दूसरे दिन चलाया, तीसरे दिन चलाया, चौथे दिन चलाया, लेबर के पास कितने रुपए आ गए, ये 400 तो आए हैं, प्लस और 400 आ गए, यानी लेबर के पास कितने हो गए? अरे हाँ कि ना, लेबर के पास 3200 रुपए हो गए। और अगर ये ओवर टाइम आप नहीं कराते तो लेबर के पास कितने रुपए आने वाले थे? अब लेबर पता है क्या सोचेगा, 4 दिन काम कर लिया, 8 दिन काम करता तो 3200 आते थे, 4 दिन काम करके ही 3200 रुपए आ चुके हैं, तो अभी 4 दिन क्या करूंगा, आराम करूंगा, नहीं करूंगा काम, मेरा काम तो हो गया। यस और नो? लेबर ऐसा सोचता है। और लेबर अगर ऐसा सोचेगा तो वो काम पे आएगा क्या? नहीं। काम पे नहीं आया तो शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कम करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये जो पॉइंट पे बेटा आप ऑपरेट कर रहे हो, ये लॉन्ग रन में पॉसिबल है ही नहीं। आप 10 दिन 20 दिन महीना भर ये काम कर सकते हो, इस पॉइंट के पहले आप ऑपरेट कर सकते हो क्योंकि आपकी कैपेसिटी से कम है, लेकिन इस पॉइंट के आगे आप ऑपरेट नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी के बाहर है ये चीज। यस और नो? आपको धीरे धीरे वापस यहां आना ही पड़ेगा क्योंकि लॉन्ग रन यही सही है। इसीलिए आप चाहो या ना चाहो सप्लाई तो यहां पे आएगी ही आएगी। तो अब आइए आपके ऊपर है कि आप कंट्रोल कैसे करो, आपको यहां पे ऑपरेट करना है, प्राइस कम करना है। आई बात समझ में? ये कहीं तो भी जाके बीच में सेटल करना पड़ेगा, यानी ना प्राइस यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा, ये कहीं तो भी यहाँ पे बीच में जाके सेटल होगा। अब ये डिपेंड करता है, आपको एक चीज़ मालूम होनी चाहिए, इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है और अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स लगाते हैं इन्फ्लेशन की तरफ जाने की, तो कई बार क्या होता है, कई बार यानी मैक्सिमम टाइम रिसेशन तो कवर हो जाता है और इकोनॉमी और आगे भाग जाती है, जो कि यहाँ हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है इन्फ्लेशन से हम रिसेशन की तरफ आना चाहते हैं तो कई बार और ज्यादा आगे चले जाते हैं। अब ये कोई मीटर तो है नहीं टेस्टिंग का कि बराबर 8 सेंटीमीटर ही आगे करना है, तो ग्राफिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या ये सब चीजें? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो आई बात समझ में? ये लॉन्ग रन है तो कम करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि शॉर्ट रन में इतने पे ऑपरेट पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? हाँ कि ना? ये कैलकुलेशन समझा क्या? सही बोल रहा कि नहीं बोल रहा? वर्कर ऐसा ही करता है प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए एक चीज और
अब ये जितना भी लिखा है पूरा उसका उल्टा है, एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। एज सच कोई ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन है जो अभी हमने ग्राफ पढ़े उसका एक बार पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के बारे में, ठीक है। When the aggregate demand rises beyond what the economy potentially produce by full employing its resources, it gives rise to inflationary pressures in the economy. In these circumstances, inflationary gap occur, which tends to bring about the rise in price. Under such circumstances, a contractionary fiscal policy will have to be used. Contractionary fiscal policy is basically the opposite of expansionary fiscal policy. Contractionary fiscal policy is designed to restrain the levels of economic activity of the economy during an inflationary phase, or when there is anticipation of business cycle expansion, which is likely to induce the inflation. This is carried out by decreasing the aggregate expenditure and aggregate demand through decrease in all types of government spending or an increase in taxes. In other words, it is the fiscal policy aimed at eliminating the inflationary gap. This is achieved by adopting policy measures that would result in aggregate demand curve shift to the left, so that the equilibrium may be established at the full employment level of real GDP. ये देखो, ये हमने यहाँ पे क्या किए, एग्रीगेट डिमांड को कम कर दिए, ठीक है। पहले इस पॉइंट पे था, अब हम इस पॉइंट पे आ गए, तो ये हमारी शॉर्ट रन सप्लाई थी, हम लोग बराबर यहाँ पे आ गए, ठीक है। यानी फुल लेवल हमने अचीव किया, और स्टार्टिंग में हम कौन सा लेवल अचीव कर रहे थे, ये वाला। हम इस पॉइंट पे काम कर रहे थे, मतलब हमारा इन्फ्लेशन था, इसको y1 दे देता हूँ, और हम उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हमने एग्रीगेट डिमांड हमारा कम कर दिए, हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आ गए, इसको बोलते हैं y। तो ये गैप हमने मिटा दिया, इस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, जिसको हमने रिड्यूस किया है डिमांड कम करने से। लेकिन हमको ये भी मालूम है शॉर्ट रन में जो सप्लाई है इसको भी कम होना पड़ेगा, लॉन्ग रन में ये नहीं चलता। यहाँ पे लिख सकते हैं LAS, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। This can be achieved either by decrease in government spending. Because of this, the total amount of money available in the economy is reduced, which in turn reduces the aggregate demand. Increase in personal income taxes. Personal income taxes से बढ़ाने से क्या होगा, लोगों के हाथ में disposable income कम हो जाएंगी, तो consumption कम हो जाएगा. It reduces the disposable income, leading to fall in consumption. It spending and aggregate demand. An increase in taxes on business profit reduces the surplus available to businesses, and as a result, firms' investment shrink, causing aggregate demand to fall. और कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इंक्रीज इन पर्सनल इनकम टैक्स और बिजनेस टैक्सेस. अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं. जो बड़बड़ किया वो पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं. देखो, as the GDP rises above its natural level, नेचुरल लेवल जीडीपी क्या है फिगर में बोलो. Y इज द नेचुरल लेवल जीडीपी, और राइज कहां हो रहा है वो Y1 पे. मैंने यहां पे नाम दिया Y1, ठीक है. प्राइस ऑल्सो इंक्रीज, prompting to increase in wages and other resource price. This causes the SAS curve to shift from SAS1 to SAS2. प्राइस बढ़ने से क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है कि कम होती है. प्राइस गोज अप, सप्लाई गोज अप, लेकिन ये कम क्यों कर रहा फिर. प्राइस बढ़ने से एक चीज और होती है, सप्लाई तो बढ़ती है वो ठीक है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड का क्या होता है प्राइस बढ़ने से, कम होती है कि नहीं होती है. ठीक है, एग्रीगेट डिमांड अगर कम होंगी तो सप्लाई कम होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा. जब सप्लाई बढ़ेगी और वो सप्लाई एब्जॉर्ब ही नहीं होंगी तो फिर शॉर्ट रन के अंदर सप्लाई को कम करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड भी कम हो रही है प्राइसेस के बढ़ने से. चीजें महंगी होती है तो डिमांड कम होती है. चलिए ठीक है. एज अ रिजल्ट द प्राइस लेवल गोज अप फ्रॉम P1 टू P3. ये देख लो, सप्लाई अगर कम हो जाएंगी तो प्राइस लेवल यहां से जो ओरिजिनल था वो यहां पे आ जाएगा. नेवरथलेस ऐसा होता नहीं है. द रियल जीडीपी रिमेन्स द सेम. The government now needs to intervene to control the inflation. प्राइजेस P3 पे जाना चाहिए क्या, नहीं जाना चाहिए. गवर्नमेंट को प्राइजेस को नीचे लाना पड़ेगा. तो कहां पे लाएंगी गवर्नमेंट प्राइजेस को, P1 पे लाए तो ज्यादा अच्छा है कि नहीं.
The government needs to intervene to control the inflation by engaging in the contractionary fiscal policy designed to reduce the aggregate demand, so that aggregate demand curves AD1 now shift to AD2. ये देखो, ये उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, एग्रीगेट डिमांड कर्व AD1 डज नॉट शिफ्ट टू AD2। हाँ, ये आपका AD1 जो डिमांड कर्व है, इसको हमको यहां जाने नहीं देना है, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ऑलरेडी AD2 है, हमको इसको AD1 पे लेके आना है। ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है, हमको उसको डिमांड को कम करनी है, ठीक है। द गवर्नमेंट नीड्स, अब कैसे कम करेंगे? एक्सपेंडिचर कम कर दो, raise taxes only by small because the multiplier effect such that actions may have, multiplier effect भी रहता है कई बार, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमने बोला था, वैसे एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर नाम की भी चीज रहती है। हम 10 से अगर एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो कई बार 20 से कम हो जाता है, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। Even expenditure are reduced, the government attempt to enhance public revenue in order to generate budget surplus. सरप्लस बजट पेश करेंगे ऐसे समय में, इन्फ्लेशन के समय में डेफिसिट बजट लगा देगी, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। In an economy, on account of political, social and defense consideration, government spending cannot be reduced beyond a particular limit. However, the government can change in expenditure in response to inflationary pressure. ये फालतू चीज है। चलिए, अब एक चीज बताओ, लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ और शॉर्ट रन इकोनॉमिक ग्रोथ के हम स्टडी करेंगे। उसके पहले मुझे ये बताओ, ये आपको समझा कि नहीं समझा, कि इसमें कोई डाउट है तो पहले मेरे से पूछ लो। ये दोनों के अंदर ये मेन था और दूसरा तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट है। इसमें कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। फिस्कल पॉलिसी इन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिमांड साइड पॉलिसी अनअकम्पनीड बाय पॉलिसी टू स्टिमुलेट एग्रीगेट सप्लाई कैन नॉट प्रोड्यूस लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है क्या? आप डिमांड बढ़ाते जा रहे हो लेकिन एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ा रहे, सप्लाई करने के नए तरीके लगा ही नहीं रहे, तो फिर सिर्फ डिमांड बढ़ाने से काम चलेगा क्या? नहीं, आपको साथ में सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी इकोनॉमी हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहेंगी। आप डिमांड बढ़ा दोगे और सप्लाई नहीं बढ़ाओगे तो इकोनॉमी चले जाएंगी इन्फ्लेशन के तरफ, और अगर आप डिमांड कम करते हो और सप्लाई साथ में कम नहीं करते तो वो चली जाएंगी रिसेशन के तरफ। दैट मीन्स देयर शुड बी अ परफेक्ट मैच बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। Fiscal policies such as those involving infrastructure spending generally have positive supply side effects। मतलब क्या? फिस्कल पॉलिसी के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन क्रिएट करेगा? गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन करके कौन देगा? पब्लिक वर्क्स, पब्लिक वाले जो प्राइवेट वाले हैं वो टेंडर भरेंगे और वो करके देंगे हमारे को काम, बराबर है। तो इसका कहना ये है कि इसके पॉजिटिव सप्लाई साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट मतलब वो साइड इफेक्ट नहीं है, सप्लाई साइड वाले इफेक्ट है, वो पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब रियल टर्म्स में सप्लाई बढ़नी चाहिए। आई बात समझ में? और वो सप्लाई बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए पॉजिटिव इफेक्ट्स होना चाहिए। क्योंकि आप अगर फ्रेश वर्क की वेव लाओगे, पब्लिक वर्क, जैसे मेट्रो बनाना है, रोड बनाना है, तो सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं सप्लायर्स को? समझे नहीं समझे? जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं उनके पास मान लीजिए काम नहीं है, खाली बैठे हैं, वो अगर खाली बैठे हैं तो आपने, गवर्नमेंट ने अगर काम निकाला, जैसे मान लीजिए मेट्रो बनानी है नागपुर में, तो कॉन्ट्रैक्टर लोग क्या करेंगे? टेंडर भरेंगे कि नहीं भरेंगे? तो टेंडर भरेंगे तो उनको काम मिलेगा, उनको काम मिलेगा। तो मुझे ये चीज बताओ, अगर वो लोग सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, ये मेट्रो बनानी है और गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है आप टेंडर भरिए और मैं टेंडर पूरा भरता हूं और जितने भी प्रोडक्ट्स वो मेट्रो में लगने वाले, जितने भी मटेरियल लगने वाले वो सब मैं इंपोर्ट कर लेता हूं, तो इकोनॉमी में सप्लाई बढ़ी क्या? जो सप्लाई बढ़नी थी वो कहां से फुलफिल हो गई? बाहर से। तो डिमांड कहां बढ़ी? बाहर बढ़ी। तो रिसेशन हटेगा क्या? देखिए, रिसेशन हटाना था, इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया। एक्सपेंडिचर किया तो जो खर्चा लगा वो इकोनॉमी से ही निकलना चाहिए ना, यानी जो हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वही यूज होना था। लेकिन मैंने क्या किया एज ए कॉन्ट्रैक्टर, मैंने क्या किया? सब कुछ बाहर से बुला लिया। और सब कुछ अगर मैं बाहर से बुलाऊंगा तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग चीज मैंने लगाई क्या? इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी क्या? सप्लाई बढ़ी क्या? डिमांड? कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए गवर्नमेंट कई बार कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखती है कि 80% ऑफ द मटेरियल शुड बी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट में, तो ही आप ये काम लेना, नहीं तो मत लेना।
और कई बार तो गवर्नमेंट टेंडर के ये सब नॉर्म्स रहते हैं कि सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्टर ही काम ले सकता है, बाहर का कॉन्ट्रैक्टर काम ले ही नहीं सकता। आई बात समझ आए? जैसे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो रहता है, एफडीआई की कई बार कंडीशंस रहती है कि आपको, जैसे मर्सिडीज का प्लांट इंडिया में बनने वाला है, तो मर्सिडीज के अंदर ये कंडीशन डाली है गवर्नमेंट ने कि 60% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो आप यूज करते हो मर्सिडीज बनाने में, ये इंडिया से खरीदना पड़ेगा आपको। और अगर ऐसा नहीं रहता तो मर्सिडीज क्या करता? सारे प्रोडक्ट इंपोर्टेड यूज करता। तो इंडिया वालों को क्या फायदा होता? कुछ नहीं होता। दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या करती है कि जैसे 60%, 70% डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट आपको इंडियन प्रोडक्ट्स लगाने पड़ेंगे। अब वो क्या करेगा? टायर्स यहीं से खरीदेगा, कोई तो भी ग्लास है वो यहाँ से खरीदेगा, मेटल यहाँ से खरीदेगा। तो इंडियन इंडस्ट्री ग्रो होंगी कि नहीं होंगी? लॉन्ग रन में हमारा एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये सब काम गवर्नमेंट को लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए करना पड़ता है। समझ आया? अभी कॉन्ट्रैक्ट में ये सब चीजें डालती है गवर्नमेंट। Government provision of public goods such as education, research and development provide momentum for long run economic growth. चलिए ठीक है। दूसरा, fiscal policy for reduction in inequality of income. Income inequality कम करने के लिए fiscal policy रहती है कि नहीं रहती है? Income inequality कम करने के लिए कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? बहुत सारी लिखी है यहाँ पे, ये देखो। इनकम इनइक्वालिटी समझता है? अमीर बहुत अमीर है, गरीब बहुत गरीब है, करना कैसे पड़ेगा? अमीर के हाथ से पैसा निकाल के गरीब के हाथ में दे दो, सिंपल। ऐसे ही निकाल देंगे क्या? नहीं। गवर्नमेंट कैसे करेंगी? पहला है डायरेक्ट टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव रेट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, तो उसके हाथ से निकल के गवर्नमेंट के पास आएगा। और वो पैसा कहाँ यूज करना पड़ेगा? गरीबों के विकास कार्य में, ठीक है। गरीब लोगों के लिए जो भी फ्री एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एक्सेट्रा, या उनको वेजेस ज़्यादा देना, वॉटेवर, वो सारी चीज़ों में, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना, ट्रांसफर पेमेंट्स देना, स्कॉलरशिप्स देना, ये सारे चीज़ों में पैसा यूज़ करो, ठीक है। ये तो डायरेक्ट टैक्स का हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या करूँ? इनडायरेक्ट टैक्स से सुना अमीर देखता ना गरीब, वो तो फिक्स्ड रहता। तो जो प्रोडक्ट्स गरीब लोग ज्यादा यूज करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम रखो, और जो प्रोडक्ट्स अमीर लोग ज्यादा यूज करते हैं उन पे, लग्जरियस गुड्स, उस पे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा कर दो। हाँ कि ना? ये कर सकती है गवर्नमेंट। और क्या करेंगी? सिर्फ इतना ही करेंगी? बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट करती है। ये देखो, सबसे पहले तो देखो आपको बताता हूं, ये है डायरेक्ट टैक्सेस वाला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ये है इनडायरेक्ट टैक्सेस वाला पॉइंट जो अभी आपको बताया। सी में और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इसके अंदर पहला है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मतलब गरीबी हटाओ योजना, जो गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके लाती है। सेकेंड, फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल केयर, एजुकेशन, हाउसिंग असेंशियल कमोडिटीज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर। या तो फ्री में उनको वो चीजें दो या सब्सिडाइज रेट में दो, इससे पॉवर्टी हटने, मतलब गैप कम होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन ऑफ सिलेक्टिव बेसिस, इसका एग्जांपल दे सकते हो आप? 2022 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर का सपना है सबका एक एक घर खुद का होना चाहिए। घर बनाना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, अगेन स्लम हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो ऑन सिलेक्टिव बेसिस। सिलेक्टिव मतलब मुझे या आप जैसे लोगों को घर देंगे क्या बना के? किसको सिलेक्ट करेंगे? गरीब आदमी को जिसके पास घर नहीं है। उज्ज्वला स्कीम एलपीजी सिलेंडर दे रहे, किसको दे रहे? जिसके पास नहीं है। सबको दे रहे क्या? नहीं, सिलेक्टिव बेसिस पे, ताकि ये जो गैप है ये कम हो। वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम अंडर विच पीपल आर एंटाइटल्ड टू ओल्ड एज पेंशंस, अनएम्प्लॉयमेंट रिलीफ, सिकनेस अलाउंस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें गरीबों में दी जानी चाहिए। सब्सिडाइज प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजम्पशन, जो ज्यादा गरीब लोग कंज्यूम करते हैं उन प्रोडक्ट्स को सस्ता करना है। सस्ता कैसे करेंगे? उन प्रोडक्ट्स में सब्सिडी दी जानी चाहिए बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, वो प्रोडक्ट सस्ते होंगे, वो प्रोडक्ट सस्ते होंगे जो गरीब लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। पब्लिक प्रोडक्शन एंड ग्रांट ऑफ सब्सिडीज टू एंश्योर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स, जो भी एसेंशियल गुड्स है उनकी सप्लाई सफिशिएंट होनी चाहिए। और स्ट्रेंथनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर एनहांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट है
उसको हटाना पड़ेगा ताकि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इंडिया का सॉल्व हो, और उसके लिए आपको ह्यूमन कैपिटल स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल मतलब, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन, जो ह्यूमंस है, लेबर्स है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, ये कैपिटल है कि नहीं, ये आपके एसेट है कि नहीं है, ये भी तो हमारे एसेट है ना, यस और नो। उसको स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। ये सब चीजों से, ये सब अगर हम करेंगे तो हम लोग, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ हमारी कम होंगी, रिडक्शन होगा। लेकिन ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चीजें हमारे कंट्री में होता नहीं। ठीक है, चलिए अब ये फिस्कल पॉलिसी की कुछ लिमिटेशन रहेंगी कि नहीं रहेंगी, कि बस होता जाएगा, हमने फिस्कल पॉलिसी बना ली मतलब पक्का हो जाएगा काम? बहुत सारे लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन 4 पार्ट में बटे हुए हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है तो शायद अब ना आए। ठीक है, देखिए 2 तरह की फिस्कल पॉलिसी है, मैंने आपको भी बताया था, अभी आने कल पढ़े थे हमने। एक है आपका ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, जो अपने आप होते हैं, हमको करना नहीं पड़ता। एक है डिस्क्रिशनरी, तो डिस्क्रिशनरी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिशनरी में हमसे गलती होती है, कुछ लैग है, लैग यानी गैप है। 4 तरह की गैप है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। पहला रिकॉग्निशन गैप, दूसरा डिसीजन लैग, तीसरा है इम्प्लीमेंटेशन लैग, और चौथा है इम्पैक्ट लैग। मतलब क्या? रिकॉग्निशन मतलब रिकॉग्नाइज करना, पहचानना। हमको रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में, या इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में, और हमको पहचानने में ही टाइम लग जाता है कि रिसेशन चल रहा है कि इन्फ्लेशन चल रहा है। या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने से रिसेशन है, और हमको 6-8 महीने बाद पता चलता है कि अरे इकोनॉमी में रिसेशन है, अरे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। तो इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन लैग। मतलब जब इन्फ्लेशन आया या जब रिसेशन आया और हमने कब पहचाना? 6 महीने बाद। तो इस गैप को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन लैग। अब जब तक हम पहचानेंगे तब तक बहुत देर भी हो जाती है ना कई बार। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को कैंसर हो जाता है, अगर इनिशियल स्टेज पे ही पता चल जाए, इनिशियल स्टेज पे ही रिकॉग्नाइज हो जाए तो क्योरेबल है, लेकिन उसको पता ही नहीं चला और 6 महीने हो गए, तो सेकेंड थर्ड स्टेज पे पहुंच जाता है वो। तो ये गैप को क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन लैग। तो रिकॉग्निशन लैग जितना ज्यादा रहेगा उतनी तकलीफ जाती है कि नहीं जाती है वापस आने में? यस और नो? अब नहीं तो कई बार क्या होता है, इन्फ्लेशन डीपर इन्फ्लेशन में चले जाता है और रिसेशन डीपर रिसेशन में चले जाता है, जब तक हमको पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। द इकोनॉमी इज कॉम्प्लेक्स फिनोमिना एंड द स्टेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स is usually not as easily comprehensible. Just as in the case in other policy, the government must first recognize the need for a policy change. और recognize कब करेंगे? जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि इन्फ्लेशन है कि रिसेशन है। सेकेंड, डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं हमारे यहाँ पे। कोई भी चीज अगर हमको इंप्लीमेंट करनी है तो हमारे डिसीजन मेकिंग कितना कॉम्प्लेक्स है, उसको टाइम लगता है। 1 महीना 2 महीने तक गवर्नमेंट सोचती रहती है, ठीक है, मीटिंग्स लेती रहती है। Once the need for intervention is recognized, the government has to evaluate the possible alternative policy. Delay are likely to occur to decide the most appropriate policy. कौन सी पॉलिसी डिसाइड करना, इसी में हमको टाइम लग जाता है, 1 महीना 2 महीना whatever। और फिर पॉलिसी डिसाइड करने से काम होता क्या? इंप्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो इंप्लीमेंटेशन में भी टाइम लगेगा ना। हमारे जैसे कंट्री में, बहुत बड़ा देश है हमारा, even when appropriate policy measures are decided on, there is possible delay in bringing in legislation and implementing them. हमारे यहाँ कोई चीज का लॉ बनाना है तो सिंपल प्रोसीजर है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, कोई भी चीज अगर पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है तो उसको बहुत टाइम लगता है। जैसे जीएसटी इंप्लीमेंटेशन था, कितने साल लग गए? 4-5 साल लग गए। 2012 से चल रहा है जीएसटी और 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट होने में टाइम लगता है। जीएसटी भी क्या है? एक पॉलिसी है। कौन सी पॉलिसी? इनडायरेक्ट टैक्सेशन पॉलिसी। और क्या है? अब इम्पैक्ट लैग मतलब कोई भी पॉलिसी हम लगा देंगे तो एकदम से उसके फायदे या नुकसान दिखने लग जाते हैं क्या? उसका इम्पैक्ट कब समझ में आता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद। ठीक है, जीएसटी लगाया तो एकदम से फायदे दिखने लग गए क्या? नहीं, 1, 2, 3 साल बाद उसके फायदे, जब पूरा सिस्टम रूटीन में आ जाएगा तब उसके फायदे हमको दिखेंगे। इसको बोलते हैं इम्पैक्ट लैग। ये 4 प्रॉब्लम रहती है जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ लैग्स। लैग्स यानी कमी, गैप। ठीक है,
इसके अलावा और भी चीज़ें हैं. Fiscal policy changes may at times be badly timed due to various lag, so that it is highly possible that expansionary policy is initiated when the economy has already on the path of recovery and vice versa. ध्यान से सुनना. रिसेशन आया, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर अपने आप काम करना स्टार्ट करेंगे. अगर थोड़ा सा रिसेशन होगा तो अपने आप धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर काम करने से रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा. और हमको पता चलता है रिसेशन है और हम इमीडिएटली पॉलिसी लगा देते हैं. रिसेशन में कौन सी पॉलिसी लगाना पड़ता? एक्सपांशनरी पॉलिसी. तो रिसेशन जो बेचारा रिकवर हो रहा है धीरे 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 और हमने उसके अंदर एक्सपांशनरी लगा दी तो वो और आगे नहीं भाग जाएगा. यानी वो जो रिसेशन है जो रिकवर होते होते धीरे धीरे आ रहा था लाइन पे, उस पे और स्टिमुलेशन डाल दिया तो चला गया इन्फ्लेशन के तरफ. तो हमको रिकग्निशन में टाइम लग जाता है और हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो कई बार जो अपने आप ठीक होता है उसको और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. ठीक है. थर्ड, देयर आर डिफिकल्टीज इन इंस्टेंटेनियसली चेंजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन पॉलिसी. क्या एकदम से इंस्टेंटली गवर्नमेंट स्पेंडिंग और पॉलिसी चेंज कर सकते क्या? डिफिकल्टी जाती है कि नहीं जाती है? आपके घर का बजट मान लीजिए 1 लाख रुपए है एक महीने का और अचानक आपको कोई बोले कि 2 लाख का खर्चा करना है तो डिफिकल्टी जाएंगी कि नहीं जाएंगी? ऑब्वियसली डिफिकल्टी जाएंगी. वैसे ही गवर्नमेंट के पास जितने पैसे हैं अगर एकदम से उनको स्पेंडिंग बढ़ाने का बोला जाए तो पैसे कहाँ से आएंगे? एकदम से आ जाते क्या पैसे? नहीं, गवर्नमेंट को टैक्सेशन कम ज्यादा करना पड़ेगा, बोरोइंग करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी. अब ये कहा जाता है कि अगर इन्फ्लेशन में चल रहे हैं तो गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करने चाहिए. अगर हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी इन्फ्लेशन में है, एग्रीगेट डिमांड बहुत है, तो गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने चाहिए. प्रैक्टिकली खर्चे कम करना पॉसिबल है क्या? मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट चालू है, कोई डैम बनाना है, डैम बनाना आधा चालू है, मतलब पूरा आधा बन चुका है और गवर्नमेंट को पता चलता है कि भैया अभी इकोनॉमी तो अपनी इन्फ्लेशन में चल रही है, एक काम करो पब्लिक वर्क्स कम कर दो. तो जो डैम बना है उसको आधा छोड़ देंगे क्या? उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना. यस और नो? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में रहते हैं, आधे चलते रहते हैं, आधे कम रहते हैं. तो इतना आसान नहीं है एकदम से ये सारी चीजें करना. इट इज प्रैक्टिकली डिफिकल्ट to reduce government spending on various items such as defense, social security, as well as on huge capital projects which are already midway, बीच में already चालू है. डिफेंस वगैरह में तो हम एक्सपेंडिचर कम कर ही नहीं सकते. एक साइड पाकिस्तान, एक साइड चाइना है, कहाँ से कम करेंगे? ठीक है. पब्लिक वर्क्स कैन नॉट, अब यही पब्लिक वर्क्स को लेते हुए आगे 5th पॉइंट है. Public works cannot be adjusted easily along with movements of trade cycle because many huge projects such as highway and dams have long gestation period. 10-10 साल 8-8 साल लग जाते हैं एक एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते. Besides, some urgent public projects cannot be postponed for reasons of expenditure to cut fluctuation caused by business cycle. कोई necessary public project है उसको छोड़ सकते क्या? जैसे आप एक चीज देखिए, इंडिया पाकिस्तान का मान लीजिए वॉर रहता है और पाकिस्तान कोई मिसाइल फेंकता है और उसके कारण एक जो ब्रिज है वो ब्रिज टूट जाता है, तो हम क्या करेंगे? वो ब्रिज बनाना पड़ेगा कि नहीं, चाहे कितना भी खर्चा लगे. उस समय ऐसा हुआ था प्रैक्टिकली 1999 में. और यू वोंट बिलीव, सीमेंट और ब्रिक्स पता है काहे से पहुंचाए थे? प्लेन से. सीमेंट और ब्रिक्स अगर प्लेन से पहुंचाना पड़े तो कितना महंगा पड़ता है? पड़ता है कि नहीं? लेकिन क्या करेंगे? बोलेंगे क्या नहीं बहुत खर्चा हो गया, जाने दो, नहीं करते खर्चा, ऐसा करेंगे क्या? उस समय में तो वापस ब्रिज बनाना जरूरी है, क्योंकि जो भी वॉर की चीजें क्या बोलते उसको, गोला बारूद, गन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन पहुंचाने तो ब्रिज के थ्रू ही पहुंचा रहे थे, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था. तो इमीडिएटली 3 से 4 दिन के अंदर आर्मी ने वापस वो ब्रिज को बिल्ड किया और फिर जाके वापस सप्लाई स्टार्ट हुई आर्मी की. तो ऐसे केसेस में जो गजराज विमान है अपने यहाँ पे, गजराज, उसको काम पे लगाया गया, बहुत बड़ा यूज है और पूरा सीमेंट, ब्रेक्स, ये सारी चीजें उससे लाना ले जाना, दिन में 10-10 चक्कर कर रहे थे. तो सोचो कितना महंगा पड़ा होगा, लेकिन जरूरी है तो करना ही पड़ता है. ठीक है. 5th पॉइंट ये हो गया. 6th, अब ये सब इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आया भी तो 2 या 3 मार्क के लिए आएगा, तो स्टार्टिंग के आप 4-5 पॉइंट ध्यान में रख लो तो भी ठीक है, लेकिन हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो आपकी इच्छा है वो पॉइंट आप ध्यान में रख के लिख सकते हो एग्जाम में. ठीक है.
Due to uncertainties, there are difficulties of forecasting when a period of inflation or deflation may be set in, and also promptly determining the accurate policy to be taken. क्या accurate policy हमेशा ले सकते हैं हम लोग कि उसका असर पक्का बराबर होगा? मतलब हमारी इकोनॉमी या तो रिसेशन में है या इन्फ्लेशन में, और हम जो भी पॉलिसी लगाते हैं तो जरूरी है क्या वो पॉलिसी से रिसेशन इन्फ्लेशन में आ जाएगा या इन्फ्लेशन रिसेशन में चला जाएगा? जरूरी नहीं है. हम हमारे हिसाब से दवाई देंगे, लेकिन वो दवाई असर करेंगी कि नहीं करेंगी ये गारंटी नहीं है. There is possible conflict between different major objectives of fiscal policy, such as that policy designed to achieve one goal may adversely affect another. ऐसा हो सकता है? एक चीज ठीक करने जाओ तो दूसरी खराब हो जाएंगी? बिल्कुल हो सकता है. इकोनॉमी में रिसेशन है और आप एक्सपांशनरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हो तो कई बार ऐसा हो जाता है वो एक्सपांशनरी पॉलिसी के कारण आप बाद में उसको रोक नहीं पाते हो और वो रिसेशन जो है वो इन्फ्लेशन में कन्वर्ट होके नई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में वर्सन इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. Supply side economists are of opinion that certain fiscal measures will cause disincentives. मतलब क्या? देखो, increase in profit tax may adversely affect incentive of firms to invest and increase in social security. अभी आप लोगों ने बोला कि सर अगर इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है तो टैक्सेशन बढ़ा दो. टैक्सेशन बढ़ाने से लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम कम बचेंगी और खर्चा कम करेंगे. लेकिन अगर टैक्सेशन ऐसे ही बढ़ाते रहे तो बिजनेसमैन क्या सोचेगा? काम करने से क्या कुछ मिल रहा है क्या उसको? आधा तो टैक्स ही देना पड़ रहा है. तो क्या करेगा? जान दो मैं काम ही नहीं करता. और वो अगर काम करना बंद करेगा तो इन्फ्लेशन से रिसेशन की तरफ तो बढ़ेंगे, लेकिन काम करना और छोड़ दिया तो और डीपर रिसेशन में हम लोग चले जाएंगे. तो टैक्सेशन भी उस हिसाब से ही चलाना पड़ेगा. ठीक है. डेफिसिट फाइनेंसिंग. डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब वही सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट. तो बार बार डेफिसिट बजट बढ़ाने से काम चलेगा क्या? तो गवर्नमेंट ही डेफिसिट में आ जाएंगी. ठीक है. डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीजेस द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज may not catch up simultaneously to meet the increased demand. This will result in price spiraling beyond control. प्राइस स्पायरलिंग मतलब स्पाइरल समझता है आपको? ऐसे ऐसे जो स्पाइरल वाइंडिंग रहती है ना वो ऐसे ऐसे घूमती है. तो इस केस के अंदर अगर डेफिसिट फाइनेंस है, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट कब बनाती है? जब इकोनॉमी में रिसेशन हो. यानी गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करने वाली है, इनकम कम करने वाली है. खर्चा ज्यादा करेंगी तो ऐसे लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा आ जाएंगे. पैसे ज्यादा आएंगे तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएंगी. परचेसिंग पावर कई गुना बढ़ जाती है और स्पाइरल वाइंडिंग के कारण वो रिसेशन जो है हायर इन्फ्लेशन के अंदर चले जाता है. लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा रहेंगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा? इसको बोलते प्राइस वाइंडिंग. मतलब प्राइस जो 10 रुपए था वो 20, कई बार 30 सीधा बढ़ जाता है. इसको बोलते हैं स्पाइरल वाइंडिंग. ठीक है. अब गवर्नमेंट अगर बोरोइंग बढ़ाएंगी तो भी प्रॉब्लम है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, 10 पॉइंट. Increase in government borrowing creates perpetual burden on even future generation as the debt have to be repaid. कभी तो भी पैसा रिपे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इसीलिए बोरोइंग करने से काम नहीं चलता. If the economy lags behind the production utilization of borrowed money, कई बार जो पैसे बोरो करते हैं वो पैसे मिनिस्टर्स ही खा जाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होता है. तो डेप्ट भी क्रिएट हो गई और वो पैसा यूज भी नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? इसको बोलते हैं बोरोड मनी का अनयूटिलाइजेशन बोलो या अंडर यूटिलाइजेशन बोलो या मिस यूटिलाइजेशन बोलो, तीनों भी चीज हो सकती है. ठीक है. if the economy lags behind the productive utilization of borrowed money, sufficient surpluses will not be generated for servicing debt. External debt burden has been constant problem for India and many developing countries. क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लोन आता है उसका बराबर यूटिलाइजेशन नहीं होता, तो जितना हमको फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो हम लोन रिपेमेंट नहीं कर पाते तो डेट बढ़ती जाएंगी. सिंपल, जो हमारे इकोनॉमी में हो रहा है. If the government compete with private sector to borrow money for spending, it is likely that interest rate will go up and the firm willingness to invest may be reduced. Simple. मान लीजिए प्राइवेट में अगर आप पैसा देते हो प्राइवेट बैंक्स को या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में तो आपको 12% रिटर्न मिलता है. जस्ट इमेजिन. यानी कॉस्ट ऑफ फंड्स टू प्राइवेट पीपल कितनी हो गई? अगेन 12%. प्राइवेट वाले आपको 12% रिटर्न दे रहे हैं और आप लोग उनको फंड्स दे रहे हो. गवर्नमेंट में अगर आप इन्वेस्ट करते तो 8% रिटर्न है, ये आपको मालूम है.
इसीलिए आप 4% ज्यादा कमाने के चक्कर में आप प्राइवेट वालों को पैसे देते हो, बराबर है। अब कल गवर्नमेंट को बोरो करना है तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट वो 8 का 10 कर देती है। अब आप लोग क्या करोगे, प्राइवेट वालों को दोगे कि गवर्नमेंट को दोगे? 2% का ही फर्क है, रिस्क लोगे कि नहीं लोगे? गवर्नमेंट, देखो 8% जब गवर्नमेंट दे रही थी तो प्राइवेट वाले 12 दे रहे थे, तो 4% का फर्क था, यानी 50% ज्यादा मिल रहा था, तो आप क्या कर रहे थे? प्राइवेट में कर रहे थे। अब गवर्नमेंट ने 10 या 11% कर दिया, तो 1-2% चक्कर में प्राइवेट में रिस्क लगाओगे कि गवर्नमेंट को दोगे? गवर्नमेंट में रिस्क कम है ना, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग करोगे, मतलब गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करोगे, तो प्राइवेट वालों की इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट वालों का जो ये है, जो प्राइवेट वालों को फंड्स मिल रहे थे वो कम होंगे। वो कब मिलेंगे उनको वापस? जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। तो प्राइवेट वाले जो 12% में ले रहे थे उनको 14 या 15% करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट रेट, तभी आपको अट्रैक्टिव लगेगा, तभी आप प्राइवेट में इन्वेस्ट करोगे। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो प्राइवेट वाले को भी अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। प्राइवेट वाले को अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। इसी फिनोमिना को क्राउडिंग आउट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट। चलो, क्राउडिंग आउट का मतलब वर्ड से क्या समझ में आता? क्राउडिंग आउट मतलब क्राउड को बाहर भेजना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर जो समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट है उन्होंने बोला था कि अगर हम लोग चुन के आएंगे, सत्ता में वापस आएंगे, तो हम सब लोगों को फ्री कंप्यूटर बांटेंगे, फ्री लैपटॉप्स टू ऑल टीनेजर ग्रुप को फ्री लैप कंप्यूटर बांटेंगे। और वो चुन के भी आ गए, उन्होंने फ्री कंप्यूटर भी बांटा। पता है लोगों ने क्या किया? सीधा वो फ्री कंप्यूटर जाके कंप्यूटर की दुकान पे ले गए, ये खरीद लो भैया, यानी बेचने के लिए निकाल दिए, जो 8, 10, 15 हजार जो मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? ये सीन इमेजिन करो, आपको मैं फ्री कंप्यूटर दे रहा हूं, मैंने काय के लिए दिया? आप यूज करो, पढ़ो, कुछ तो भी देश की तरक्की करो, यही इसीलिए दिया। और आपने क्या कर दिया? सीधा बाहर निकल गए और जाके वो फ्री कंप्यूटर सेकेंड हैंड में बेच दिया, जो 10-15 हजार मिले अंदर कर लिया। क्या गवर्नमेंट का इंटेंशन फुलफिल हुआ? नहीं हुआ, बराबर। अब ये जो 100 कंप्यूटर मैंने आप लोगों को बांटे, ये 100 कंप्यूटर मार्केट में आ गए, ये 100 कंप्यूटर मार्केट में आ गए। अब जिसने आपसे खरीदा है वो उसको बेचेगा कि नहीं बेचेगा? बेचेगा, बराबर है। मैं जाता हूं कंप्यूटर की दुकान पे कंप्यूटर खरीदने के लिए, नॉर्मल कंप्यूटर 30,000 रुपए का मिल रहा है, उसने आपसे वही कंप्यूटर 10,000 में सेकेंड हैंड खरीदा, और वो मुझे बोलता है देखो अभी ये लोग आए हैं, ये कंप्यूटर बेच के गए हैं, 10,000 में मैंने लिया है, आपको 11,000 में दूंगा, वारंटी भी मिलेंगी, सब मिलेंगी। आप क्या करोगे? ब्रांड न्यू ही दिख रहा है, सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ में गया है, आप क्या करोगे? 30,000 का कंप्यूटर खरीदोगे कि 11,000 में वही चीज ले लोगे उससे? सीधी बात है, 11, 12, 15 जितने में भी आपकी डील स्ट्राइक हो जाए, ले लिया। तो जो बेचारा जो प्राइवेट वाला जो कंप्यूटर बना रहा था, नया कंप्यूटर, वो बिकने वाला था, लेकिन वो नहीं बिका गवर्नमेंट की ये हरकत के कारण। गवर्नमेंट ने तो फ्री में बांटा ना, तभी आप लोगों ने जाके बेचा। तो इससे प्राइवेट प्लेयर मार्केट से क्राउड आउट हो गए कि नहीं हुए? या फ्री में, चलो अब ये तो चलो आप लोगों ने नहीं बेचा जाके, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग बराबर यूज कर रहे हैं, आपके पास किसी के पास भी कंप्यूटर नहीं था, मैंने आपको एक एक लैपटॉप दे दिया, और वो लैपटॉप अगर मैं नहीं देता तो आप आज नहीं कल खरीदने ही वाले थे, तो मैंने क्या किया? खरीद के आप लोगों को दे दिया, किसी से भी खरीद के। तो जो प्राइवेट दुकानदार हैं, आप 100 अलग अलग लोग 100 अलग अलग दुकान में जाके खरीदते, सबको बिजनेस मिलता कि नहीं मिलता? यस और नो? तो प्राइवेट दुकानदारों का मैंने नुकसान किया कि नहीं किया आपको फ्री में देके? हाँ कि ना? तो इस गवर्नमेंट के ये सब हरकत करने से एक नेगेटिव इंपैक्ट जाता है सोसाइटी में, या नेगेटिव इंपैक्ट जाता है बिजनेस के अंदर, कि भैया अगर सब कुछ गवर्नमेंट को ही करना है तो फिर हमको क्यों बिठाया? वाई शुड द प्राइवेट पीपल वर्क? तो ऐसे केसेस में कुछ प्राइवेट वाले अपना बिजनेस बंद करके बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल जाते मतलब बिजनेस बंद कर देते कि भैया नहीं चल रहा, क्या करेंगे, दूसरा बिजनेस देखते हैं या जॉब देखते हैं। तो ऐसे केसेस में जब प्राइवेट वाले गवर्नमेंट की कुछ हरकत के कारण बिजनेस से या इकोनॉमी से बाहर निकल जाए, इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। प्राइवेट वालों को गवर्नमेंट बाहर करे, लेकिन गवर्नमेंट का काम क्या है? उनको बाहर करना कि उनको साथ में लेके चलना?
उनको साथ में लेके चलना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसा नहीं कर रही, इसीलिए ये क्राउडिंग आउट हो रहा। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, था भी, लेकिन ये एग्जाम में आ चुका है, तो अब इसके आने के चांसेस आई डोंट थिंक, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 2 मार्क के लिए आया था। पढ़ लेते इसको एक बार। Crowding out effect is the negative effect that the fiscal policy may generate when money from the private sector is crowded out to the public sector. In other words, when spending by government in the economy replaces the private spending, the latter is said to be crowded out. Latter मतलब कौन? Private वाले। For example, if government provides free computer to student, the demand from student for computer may not be forthcoming. सबको आपको लैपटॉप खरीदना था, आप बोल रहे सर एग्जाम के पहले लैपटॉप हम खरीदेंगे और मैं आपको सबको ऐसे ही दे देता हूँ, आप सब अब लैपटॉप फिर से खरीदोगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे सर, आपने हमारी डिमांड फुलफिल कर दी, ठीक है। When the government increases its spending by borrowing funds from the market, the demand for loan increases and this pushes up the interest rate. हाँ कि ना? फंड्स लिमिटेड है इकोनॉमी में कि अनलिमिटेड है? फंड्स लिमिटेड है। अभी आपको एग्जांपल दिया था, गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट 8% है और प्राइवेट इंटरेस्ट रेट 12% है, और आप सब लोगों के पास 1-1 लाख रुपए हैं और आप सब कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो? प्राइवेट के अंदर। लेकिन गवर्नमेंट अचानक से इंटरेस्ट रेट 11% कर देती है, तो अब आप सब लोग 1-1 लाख रुपए किसको दोगे? प्राइवेट को कि गवर्नमेंट को? पक्का? तो प्राइवेट को जो फंड्स मिलने वाले थे वो मिलेंगे? फंड्स नहीं मिलेंगे तो उसका बिजनेस नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा? तो हो सकता है बंद भी हो जाए। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। किसकी हरकत के कारण ये क्राउडिंग आउट हुआ? गवर्नमेंट की हरकत के कारण, ठीक है। Similarly, when government increases the budget deficit by selling the bonds or treasury bills, the amount of money with private sector decreases and consequently interest rate will be pushed up. Again, डेफिसिट बजट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, बोरो करने के लिए बॉन्ड्स मार्केट में बेचना पड़ेगा, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट देंगे, तो आप लोग क्या करोगे? प्राइवेट वालों से पैसा लेके, जो आपके पैसे प्राइवेट में इन्वेस्टेड है वो लेके आप किसको दोगे? गवर्नमेंट को दे दोगे, कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। As a result, private investment, especially the one which are interest sensitive, will be reduced. During deep recession, crowding out is likely to happen as private sector investment is already minimal and therefore there is only insignificant private spending to crowd out. Also in recession phase, government would be able to borrow from the market without increasing the interest rate. Deep recession में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर normal recession या inflation रहा तो problem है. Therefore, government should consider the crowding out before deciding on the expanding its spending, because government spending, ये 6 point बड़ा काम का है. Government spending has to support and enhance private spending and not merely replace it. गवर्नमेंट का काम रिप्लेस करना नहीं है प्राइवेट को, गवर्नमेंट का काम क्या है? उनको सपोर्ट करना और साथ में लेके चलना और बढ़ाना. आई बात समझ में? क्राउडिंग आउट 2 मार्क के लिए आएगा, इतना सारा नहीं लिखना है, ऊपर के 2 पॉइंट लिखो तो काम हो जाएगा. एक्सपांशन पॉलिसी में जनरली क्राउडिंग आउट प्रॉब्लम नहीं आती है. कहाँ पे? पेज नंबर, हाँ ये यहाँ पे ऊपर ना, ये बोल रहे हैं पेज 11 पॉइंट की बात कर रहे हैं ना आप. हाँ पेज नंबर बताओ. कौन से पैराग्राफ में? एक सेकंड, यहां पे कहीं तो भी ये लास्ट पैरा कि ये पैरा? यहां पे कहां पे? द फॉर्मर रन रिस्क ऑफ क्राउडेड आउट पब्लिक स्पेंड प्राइवेट. अरे ये इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसमें ये चीज अलग है. एक सेकेंड, फॉर्मर मतलब पहले वाला. एक सेकेंड पूरा पढ़ लो. अ पर्टिनेंट क्वेश्चन इज हियर, फ्रॉम वेयर द गवर्नमेंट विल फाइंड रिसोर्स टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर. देखिए
ये जो चीजें बोली ना वही चीजें हैं। जैसे गवर्नमेंट को खर्चा करना है, इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे रिसेशन की बात कर रहे हैं। ये देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कब लगाते हैं आप? इन्फ्लेशन में। और इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सी? एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी है। लेकिन एक्सपांशनरी पॉलिसी लगाता कब हूं मैं? रिसेशन के टाइम पे ना। तो रिसेशन के टाइम की बात कर रहे हैं हम, रिसेशन है और हम ये पॉलिसी लगा रहे हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? अपने खर्चे बढ़ा देती है। गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएंगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा लगेगा। वो पैसा कहां से आएगा? बोरो करेंगे। वो अगर पैसा बोरो करते हैं, क्योंकि डेफिसिट बजट पेश करना पड़ता है, डेफिसिट बजट में इनकम कम होती है, खर्चा ज्यादा होता है। खर्चा ज्यादा होता है तो ये जो खर्चे को फाइनेंस कहां से होगा? तो बोरोइंग से होगा या नए नोट छाप के होगा। नए नोट छापा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप बोरो कर रहे हो तो प्राइवेट वालों को प्रॉब्लम होंगी कि नहीं होंगी? अगर गवर्नमेंट बोरो करेंगी तो आप लोग किसको पैसा दोगे? गवर्नमेंट को दोगे। तो प्राइवेट के लिए पैसा कम हो जाएगा कि नहीं मार्केट में? तो प्राइवेट वाले क्राउड आउट होंगे कि नहीं? ये तो हमने देखा ही था अभी ऐसा। और तो यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया ना? हाँ, कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज से कर, टाइम तो है। हाँ 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 हाँ, कल से थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हमारा 50% सिलेबस हो चुका है। टोटल 4 चैप्टर है, 2 हो चुके हैं, 2 बचे हैं। ठीक है, लेकिन सुनो, एग्जाम क्वेश्चंस देख लो। एग्जाम में क्वेश्चंस जो है 2 क्वेश्चंस एक बार देख लेते। ठीक है, बंद मत कर लो। पेज नंबर मई 2018 का पेपर निकालो। मई 2018 जो आपके नोट्स में दिया है 4.63 पे। क्वेश्चन नंबर 7th का सी पार्ट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मार्केट इकोनॉमी एज स्टेटेड बाय रिचर्ड मुस्ग्रेव। पेज नंबर 2.2 निकालो। आपके पेज नंबर 2.2 पे दिया हुआ है। दिख रहा क्या? ये देखो कितने मार्क के लिए आया था पता है? ये 3 मार्क के लिए आया था। ये अलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबलाइजेशन, बस ऐसा ग्राफ बना दिया। एग्जाम बंद किसने किया? लिख लो आप पेज नंबर 2.2। ये रहा रिचर्ड मुस्ग्रेव ने जो बोला। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड। डिस्क्राइब द मीनिंग एंड मैकेनिज्म ऑफ क्राउडिंग आउट इफेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। अभी पढ़ाया था ये क्राउडिंग आउट। हाँ कि ना? बोलते नहीं आप लोग। इसके बाद है डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड्स। था, ये भी पढ़ा था अपन ने। पेज नंबर 2.12, फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड। फीचर्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। पेज नंबर 2.12। What are the types of government intervention are applied for correcting information failure? Question number 9th A, सब क्वेश्चन 2। पेज नंबर 2.28 निकालो, उस पे दिया हुआ है करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर। दिख रहा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर करेक्टिंग इंफॉर्मेशन फेलियर। पेज नंबर 2.28, 2 मार्क के लिए आया था। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके नोट्स में नहीं है। What are the objectives of fiscal policy? क्वेश्चन नंबर 11 सब क्वेश्चन बी का पहला, पेज नंबर 2.29 पे दिया हुआ है। What are the objective of fiscal policy? देखो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया था आपको, ये एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 सब क्वेश्चन 2 दिख रहा है। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये लिखा है पेज नंबर 2.29 पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, इतने ही क्वेश्चन आए, मतलब इतने आने पूरे 10-12 मार्क हो गए। चलिए नवंबर 18 का पेपर निकालो। नवंबर 18 में क्या 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 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? 8 का बी, बी का सेकंड ना?
एट्थ का बी का फर्स्ट, लीकेजेस एंड इंजेक्शन इन सर्कुलर फ्लो। नवंबर का पेपर पे आ रहा हूं ना, धीरे धीरे रुको से, अभी तो मैं पेपर ही बताया। हाँ एट्थ का भी, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। हाँ, व्हाट इज द व्हाट मेजर्स अंडर दिस पॉलिसी आर टू बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट द इन्फ्लेशनरी गैप। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती, ये रही, पेज नंबर 2.37, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, और व्हाट आर द मेजर्स अंडर दिस पॉलिसी टू बी अडॉप्टेड टू एलिमिनेट द इन्फ्लेशनरी गैप। ये रहे मेजर्स टू बी अडॉप्टेड, ये रहा। दिस कैन बी अचीव्ड आइदर बाय, दिख रहा क्या, ये रहा, 1 2 3, ये तीनों मेजर जो गवर्नमेंट लेंगी। और है क्वेश्चन नंबर 9 पे, कहाँ है, नहीं एड वैलोरम नहीं है, अलोकेशन फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी। हाँ अलोकेशन फंक्शन पढ़ा था ये तो अपन ने, अलोकेशन, रिडिस्ट्रीब्यूशन और स्टेबलाइजेशन। और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, रिस्पॉन्सिबल इनकम, सोशल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 11th का सेकेंड, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी इज इक्वल टू, अरे प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नलिटी को, हाँ तो ये है ना कंसेप्ट ऑफ सोशल कॉस्ट। और कौन सा है बताओ, मुझे नहीं दिख रहा। 11th का, हाँ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ये तो भूल ही गए अपन पहला वाला। हाउ डज गवर्नमेंट इंटरवेन, हाउ द गवर्नमेंट इंटरवेन टू एंश्योर स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। कैसे इंटरवेन करती गवर्नमेंट, ये नहीं लिखना, पेज नंबर बता रहा था, पेज नंबर 2.5 निकालो, वो नहीं लिखना है आपको। मेथड्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन स्टेबलाइजेशन, दिख रहा क्या, पेज नंबर 2.5 पे, वो लिखना ज्यादा बेटर है। और इतना ही है 10th का, मार्केट फेलियर, हाँ डीमेरिट गुड्स, हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स डीमेरिट गुड्स भी हमने देखा था। पेज नंबर 2.25, पेज नंबर 2.25 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 10th का बी, हाउ डू गवर्नमेंट करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड्स। पेज नंबर 2.25 पे दिख रहा, वे बाय विच गवर्नमेंट वुड इंटरवीन, 5th पॉइंट। पेज नंबर 2.25 का 5th पॉइंट देखो, और वो 5th पॉइंट के अंदर 5 सब पॉइंट्स दिए, वो लिखना है। ये देखो, ये 5 सब पॉइंट दिख रहा है, वे बाय विच गवर्नमेंट वुड इंटरवीन, ये लिखना है। मार्क किया क्या, और बोलो, और कोई क्वेश्चन बचे कि हो गए, मेरे ख्याल से तो हो गए। इन शॉर्ट जो भी लिखा है ना, जितने क्वेश्चन है सब छाप के दिए हुए हैं, कुछ बच छूटा नहीं। नाइन्थ का ए का सी, अच्छा ए का सब क्वेश्चन 2, अलोकेशन फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी बताया ना अभी, पेज नंबर बताऊं, पेज नंबर 2.2, अलोकेशन फंक्शन दिख रहा क्या, रिसोर्स अलोकेशन। और 10th का
बताया ना अभी ये भी, डिफाइन द मार्केट फेलियर, व्हाई डू मार्केट फेल, निकालो पेज नंबर 2.27, 2.7 सॉरी 2.7, कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर है ना यहाँ पे, सिंपल है ये तो, ये रहा कंसेप्ट ऑफ मार्केट फेलियर लिखना है और रीजन फॉर विच मार्केट फेल वो भी लिखना है, ये दो चीज लिखनी है। और हो गया ना, और है क्या, नहीं बाकी थर्ड और फोर्थ चैप्टर के हैं। थर्ड चैप्टर आपका प्रैक्टिकल चैप्टर है, मालूम है, प्रॉब्लम्स है उसके अंदर, इलस्ट्रेशन है, मजा आएगा। चलिए यही रुकते हैं, बाय।